दोस्तों, मैं गायत्री कौशल भाव मंजरी साहित्यिक मंच पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आज हमारे लाइव सेशन में हमसे जो रूबरू होंगे और वो एक बहुत ही खास पर्सनालिटी हैं, बहुत खास शख्सियत हैं। आज की एक खास मुलाकात में हमारे साथ हैं नवीन शर्मा जी। बहुत अच्छा लग रहा है, आप सभी लोग जुड़ रहे हैं और नवीन जी को हम अभी आपके रूबरू लेके आएंगे। उसके पहले मैं आपको कुछ एक बातें नवीन जी के बारे में बताना चाहूंगी। देखिए, पंजाब से ताल्लुक रखते हैं नवीन शर्मा जी और मूलतः वो थिएटर आर्टिस्ट थे और उसके बाद उन्होंने टीवी पर जो उनके कुछ ख्यातनाम बहुत बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा उनके जो सीरियल्स जो हैं, शोज हैं, वो आए। जिस तरह के मैं कुछ नाम बताती हूँ आपको। कहानी घर घर की में हमने उन्हें देखा, पंचम, नरगिस, शुभ मंगल, सावधान, जब जब बहार आई और जन्मों का बंधन। इन सभी शोज में नवीन शर्मा जी ने अपने अभिनय का लोहा मनवाया और बहुत बड़े बेहतरीन आर्टिस्ट जिनकी हम बात करते हैं, जो दिग्गज हैं, जो पुरोधा हैं अभिनय के क्षेत्र में, जैसे जूही चावला, शबाना आजमी, ऋचा चड्ढा जी, उन जैसे कलाकारों के साथ अभिनय करने का भी अनुभव नवीन शर्मा जी को है। और जैसे कि पंजाब से कलाकार हों, ये स्वाभाविक है कि वो हिंदी और पंजाबी फिल्मों में काम किया हो उन्होंने, लेकिन इसके अतिरिक्त इतने जो लोकप्रिय ये कॉमेडियन है कि इनका भोजपुरी और साउथ इंडियन फिल्मों में भी इन्होंने काम किया है। और ये बहुत गर्व की बात है हम सब हरियाणा पंजाब वासियों के लिए, क्योंकि हमारे बहुत अपने कलाकार हैं, हमारे नेक्स्ट डोर कलाकार हैं और बहुत ही आसानी से हमें उपलब्ध हैं। तो हमें बिल्कुल ये हम मानते हैं कि एक कमाल का मकाम इन्होंने हासिल किया है। और उपासना सिंह जी के साथ दूरदर्शन पर एक बहुत ही शो उनका फेमस हुआ था, बहुत हिट हुआ था। ये सब बातें हम करेंगे अभी नवीन जी से कि किस किस तरह से उनकी क्या यात्रा रही है अभिनय की, जो उनके पड़ाव रहे हैं अलग अलग, वो हम सब उनसे जानेंगे। ये मैं आपकी जानकारी के लिए कुछ चीजें साझा कर रही थी। तो आज हमारे मंच पर हंसी के फुवारे, मैं कहूंगी कि बहुत ही खूबसूरत एक कॉमेडी का माहौल हम यहाँ पर आज कोशिश करेंगे आप सभी के सामने क्रिएट करने की, बनाने की। और बहुत शुक्रिया आप सभी का, जो जो भी लोग कमेंट्स कर रहे हैं, आभार है आपका बहुत बहुत जुड़ने के लिए। मैं आपको दूर नहीं रखूंगी, हमारे बहुत अपने नवीन शर्मा जी। तो दोस्तों, हम सभी अनुभव उन्हीं से जानते हैं, बहुत दूर आपसे नहीं रखेंगे। अभी हम बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं जो नवीन शर्मा जी को सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। तो स्क्रीन पर मैं लेकर आती हूँ नवीन शर्मा जी को, मैं जोड़ने जा रही हूँ, आपके रूबरू लाने जा रही हूँ। नमस्ते नवीन जी, कैसे हैं आप? आपका बहुत बहुत स्वागत है भाव मंजरी साहित्यिक मंच पर नवीन जी। जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। तो मैं तो सबसे पहले ये कहूंगा कि आप जो, मैं आपके सभी प्रोग्राम्स काफी देखे, तो आप बहुत ही अच्छा ये एक ग्लोबल कार्य कर रहे हो। लोगों को इस मौके पे इतने सारे लोगों को, मतलब एक पहली बात तो मैं यूं कहूंगा कि आपकी होप स्प्रेडिंग स्माइल है जो, वो कितने दिलों को सुकून देती होगी। तो थैंक यू सो मच, और दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं तो सिर्फ यहाँ पे हंसते मुस्कुराते आपके सामने बैठी हूँ। और अभी तो जो आप लोगों का जो टैलेंट है उसको हम देख पा रहे हैं, आप लोग हमें उपलब्ध हैं और आज हम आपको सुन पा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी गौरव की और खुशी की बात है कि आप हमें उपलब्ध हैं। कुछ एक हमारे गेस्ट हैं, मैं उनको नमस्कार और तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। रवि भाई, चरणजीत चंदवाल जी, अंजलि गुप्ता जी, नवीना सोनी जी, विशाल जैन जी, बहुत बहुत शुक्रिया है आप सभी का जुड़ने के लिए। और देखिए, नवीन जी आज हमारे सामने है, हमारे रूबरू में। तो खो गई थी क्योंकि उन्होंने मेरी इतनी तारीफ कर दी, अब मैं क्या कहूँ आगे। मैं बहुत ही उल्लासित अनुभव कर रही हूँ, खुश अनुभव कर रही हूँ। तो हम शुरू करते हैं अपनी बातचीत का दौर। नवीन जी, आपके बारे में जानने के लिए बहुत सारे लोग उत्सुक हैं। तो आज हम शुरुआत करते हैं आपके बचपन से। किस किस्म का आपका, किस तरह का फैमिली बैकग्राउंड था? अपने माता पिता जी के बारे में कुछ बताएं हम।
जी, फैमिली बैकग्राउंड, मेरे माता पिता दोनों ही, मम्मी डैडी डॉक्टर थे। अच्छा। तो वो एक छोटा सा गांव था जहाँ पे हम रहते थे पंजाब में, बहुत ही, तभी अभी तो थोड़ा सा कस्बा बन गया होगा अभी, लेकिन तभी छोटा सा स्मॉल विलेज था, तो सरदूलगढ़। तो वहां पे सरदूलगढ़। मेरे डैडी और मम्मी दोनों, हाँ, मेडिकल प्रोफेशन से थे, दोनों प्रैक्टिस करते थे। तो बड़ी जी। ही, मतलब एक गांव में एक हमारी, कहा जा सकता है कि एक मॉडर्न फैमिली थी। अच्छा। तो ना वैसी ही शुरू से ही जो अपब्रिंगिंग जो मिली, तो वो बचपन का, मेरे बचपन का एक एक पीरियड है। उसके बाद तो खैर बचपन में ही स्ट्रगल शुरू हो गई थी। तो अच्छा। ये, तो हाँ, आप, मेरी आवाज मुझे लगता है जी जी, माइक्रोफोन से बाहर आ रही है, मेरी आवाज क्या गूंज रही है आपको? आपकी डबल आवाज नहीं, सुनाई दे रही? बाहर नहीं आ रही मुझे। जी। तो हम आपके बचपन की अगर बात करते हैं, तो आपने बोला कि एक मॉडर्न फैमिली थी आपकी गांव के लिहाज से। जी जी जी, तो आप मुझे बताएं, क्योंकि आपने कॉमेडी को अपना प्रोफेशन चुना, जैसे आपका जो आगे आपका जो प्रोफेशन आपने बनाया, कॉमेडी को बनाया, तो किस तरह का कोई विरासत थी कॉमेडी की, या किस तरह का घर में कोई माहौल था, किस तरह आपने कॉमेडी को चुना? कॉमेडी को चुना कैसे, ये तो चुन ही गई अपने आप। मैंने कोई स्पेशल चुना नहीं आगे जाके, लेकिन ये बचपन में माहौल हमारे घर का ही ऐसा था, छोटी छोटी सी, क्योंकि मेरे फादर की जो बातों में, उनकी टाइमिंग बहुत कमाल होती थी, जी। है ना। उनको एक सेकंड में ऐसी ऐसी कमाल बातें होती थी, फिर वैसा ही जो है, ऐसी चीजें। और शुरू में कहीं ना कहीं, अब मैं ये सोच सकता हूँ कि मुझ में ये चीज शुरू में ही थी कि हर बात को उस तरीके से लेना, उसके डिफरेंट जो मीनिंग में निकाल लेता था। तो ऑब्जर्व करने की मुझे चीजों को शुरू में ही थी, कि मैं इसे देखता रहता था कि ये कैसे बोलता है, ये कैसे करता है, ये क्या। अच्छा। तो वो कहीं ना कहीं चीज थी जो आगे जाके, वो जो कॉमेडी की जो चीजों में, क्योंकि कॉमेडी में बेसिक चीज होती है जी। टाइमिंग, जी। तो वो कहीं ना तो कहीं घर से ही मुझे जो है। घर से आपको वो माहौल मिला, तो जी जैसे जी, बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं, नकलें निकालते हैं दूसरे की, क्या वो भी करते थे आप? ये फला ऐसे बोलता है, उसकी नकल हाँ जी, उतारना, ऐसे नहीं करते थे? हाँ हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल, बिल्कुल करते थे, है ना। घर में तो कोई हम मेहमान देखते आया? रहते थे कि खासकर, हाँ, मेहमान तो मतलब सभी जो है वो देखते थे कैसा है। तो वो जैसे फादर की टाइमिंग की मैं आपको बताऊं कि कॉमेडी की बातें करूं, तो मुझे एक बार याद है कि हमारे मम्मी पापा दोनों डॉक्टर थे। तो बाहर उनका क्लिनिक था फादर का, तो पीछे जो है हमारी रेजिडेंस थी। जी। तो यानी कि बाहर से मम्मी से जो बात जो है वो कर पाते थे आराम से। जी। तो एक छोटी सी बात है जो यहाँ पे शेयर करता हूँ। तो जी। एक ना वहां पे एक और सज्जन थे, तो वो उनकी बाकी की पीढ़ियां जो थी, कुम्हार का जो काम है, काम करते थे, कुम्हार थे वो। और फिर अचानक से उस आदमी ने सोचा कि यार क्यों ना मैं डॉक्टर बन जाऊं। तो गांव में ऐसा होता था, साल डेढ़ साल काम सीखा डॉक्टरी का, उसके बाद एक गांव में छोटी सी दुकान खोल लेते थे किसी का सर्टिफिकेट लेके। ऐसा ऐसा शायद अभी भी चलता हो, लेकिन तब ऐसा बहुत था। अच्छा। तो है ना, इधर मेरे बड़े भैया ने थोड़ा बहुत डॉक्टरी का इंजेक्शन लगाने सीख लिए थे। तो वो बंदा रोज मेरे फादर के पास आए कि डॉक्टर साहब, वो ऐसा है कि आपके सर्टिफिकेट पे आपका बड़ा बेटा और मैं दोनों पास के गांव में एक दुकान खोल लेते हैं। जी। हूँ मेरे आपके फादर जो सर्टिफिकेट? अब थे, तो वो ऐसे जी, मतलब पिताजी के सर्टिफिकेट पे हेलो, दो और लोग दुकान खोल लेते हैं? हाँ, वो खोलना चाहते थे। तो जी। मेरे फादर ने मम्मी से शेयर की होगी बात। फिर एक दिन सुबह सुबह वो जो थे, जो पहले कुम्हार का ऐसे बर्तन बनाते थे, वो काम करते थे, तो अभी वो डॉक्टर बनना चाहते थे। तो वो सुबह सुबह पापा के पास आ गए। अब मुझे तो नहीं पता कि बाहर वो व्यक्ति बैठा है। तो पापा ने उनसे, मम्मी से पूछा कि मैं क्या जी, ऐसे ही बोलते, ऐसे बुलाते थे मम्मी को, मैं क्या जी, बोलते जी हाँ जी, अंदर से आवाज आती। तो बोलते मैं क्या जी, अंदर से आवाज आई हाँ जी। बोले वो जो मैं बात कर रहा था आपसे, वो डॉक्टर साहब के बारे में, कि डॉक्टरी की दुकान खोलनी। अब मम्मी को तो पता नहीं था कि बंदा बाहर बैठा है। मम्मी अच्छा। बोलती ना जी, हमारी नहीं निभेगी कुम्हार के साथ। तो पापा की टाइमिंग देखा है,
पापा ने उसको बात को ऐसे संभाला, बोले बीमार की तो कोई बात नहीं जी, ऐसे करके खड़े होते बोलते बोलते अंदर गए, बीमार तो डॉक्टर साहब संभाल लेंगे। फिर अंदर जाके मम्मी को बोला उन्होंने कि बेवकूफ, ये बाहर बैठा है सामने, तुमको कुछ भी नहीं पता, ये कर बोली मम्मी, बोली मुझे नहीं पता। फिर वही टाइमिंग को पकड़ के बोले बीमार की तो कोई बात नहीं जी, बीमार, फिर आके बैठ गए। तो ये चीजें बचपन में ही हमने देखी, सर्व की, सीखी। तो वही चीज, तो टाइमिंग तो मुझे लगता है कि मेरे हाजिर जवाबी वो पापा से कहीं ना कहीं मुझ में और मेरे भाई और बहन दोनों में आई है। मुझ में थोड़ी सी मुझे लगता है ज्यादा आ गई। बेशक, छोटा था ना सबसे, बेशक ज्यादा आई है आप में। उर्मिल माधव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। संगीता मौर्य जी और ममता सूद जी, विशाल जैन जी, आप सभी का बहुत बहुत आभार, आप लोग जुड़े हैं। और बहुत ही खूबसूरत ये जो साक्षात्कार है, इंटरव्यू है, अभी होने वाला है। अभी हम बहुत सारी चीजें जानने वाले हैं। कुछ चीजें मैंने जानकारी इकट्ठी भी करी है नवीन जी के बारे में, वो भी मैं साझा करूंगी। और बहुत ही मजा आ रहा है, क्योंकि आप बता रहे हैं कि आप घर में सबसे छोटे थे, तो सबकी थोड़ी थोड़ी चीजें आपने उठा ली और हर एक को आपने बहुत खुश मिजाजी से देखा और उसे जाहिर किया। जी उर्मिल माधव मैम, बिल्कुल बेशक मजा आ रहा है नवीन जी के साथ। अभी तो आप रुकिए, अभी तो कहते हैं ना वो आगे आगे देखिए होता है क्या। जी बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। अच्छा ठीक है, बचपन में मैंने सुना आपने ना लड़कियों वाले कपड़ों में आपको फोटो खिंचवाने का शौक था, ऐसा क्यों? लड़की का सूट वो पता नहीं कैसे हो गया। हाँ, वो बच्चा बड़ा लगता था ऐसे ना, कि ऐसे लड़कियों के कपड़े पहन के पड़ोसियों के घर में चला जाना, अचानक घंटी बजा देनी, है ना, तो ऐसा मुझे था। अच्छा। तो वही मुझे बाद में आगे जाके वही काफी काम भी आया मुझे जाके। फिर क्या हुआ कि कॉलेज में जब मैं हम लोग कुछ एनएसएस कैंप में कोई प्ले वगैरह, स्किट वगैरह करनी होती, तो सब पहले ही उनको डिसाइडेड होगा कि लड़की तो ये बनेगा। अच्छा। तो ऐसा भी। तो आप लड़की के जो रूप रंग के साथ बड़े कंफर्टेबल थे, आपको आराम से सहज थे आप, बिल्कुल। या पसंद था आपको लड़की बनना, मतलब सूट पहनना पसंद था, क्या था? नहीं, हाँ, मुझे मैं भी शायद से पसंद भी था, क्या बात है। तो उस समय जैसे ऐसा नहीं होता था, कुछ ऐसा डिफरेंट लगता था। कैसा जी? मैंने कहा कुछ ऐसा नहीं होता था कि लोग टीज करते थे, लोग टीज करते हो, चिढ़ाते हो कि सूट पहन लिया, ऐसा नहीं होता था? आपको परवाह नहीं थी? परवाह, लोगों की परवाह मुझे कभी भी नहीं रही कि लोग क्या कहेंगे। ये शब्द मेरी जिंदगी में कभी आया ही नहीं। हाँ जी, मैं क्या, ये बचपन से नहीं था कि लोग क्या कहेंगे, लोगों की मतलब ये शब्द कभी था ही नहीं कि लोग क्या कहेंगे। तभी एक कलाकार जो है वो तभी कलाकार बन पाता है जब वो लोगों का ख्याल नहीं करता कि वो क्या सोचेंगे और क्या कहेंगे। बेशक आपने सही बात कही। अच्छा, आप शुरू से बहुत हंसमुख थे, बचपन से ही आपको बहुत अच्छा लगता था हंसना, शरारतें करना, तो काफी शरारती रहे आप बचपन में? हाँ, शरारती तो थे, मतलब शुरू से, बचपन से शरारती तो था मैं तो शरारती ऐसा भी था कई बार ना, कि शरारती ऐसा जिसकी शरारत का पता नहीं चलता था, वो मेरे बड़े भाई के नाम लग जाती थी। अच्छा। और मुझे तो ये तो बहुत अच्छा लगता है, ऐसा था। कुछ बताएं अपने बचपन का, ऐसा कोई किस्सा बताएं। हाँ बिल्कुल, आपके बचपन के वो किस्से बताएं जिसमें कि आपने शरारत की और उसका खमियाजा औरों को भुगतना पड़ा। शरारत ये भी कह सकते हैं कि जैसे एक बार ना हमारे वहां पे गांव में, तो मेरे बहुत सारे मित्र सुन भी रहे होंगे कि हमारा एक क्लब होता था। तो मतलब वो बहुत ज्यादा बचपन की बात नहीं, थोड़े से बड़े हो गए थे, तो मैं हायर सेकेंडरी में पढ़ता था तभी। तो ये क्लब हमने बनाया छोटा सा, और उसमें हम प्ले करते थे वहां पे गांव में, है ना, छोटा सा फंड इकट्ठे करके, गांव में पैसे इकट्ठे करके वो करते थे। तो वहां पे उसके दौरान हमारा बीच में एक फ्रिक्शन पैदा होगी, सभी दोस्त, और सबको मैंने सिखाया, सबको वो किया। तो वो बाद में ट्रेन होने के बाद वो बोले कि हम तो भैया अलग क्लब बनाएंगे। हम बाहर से हर साल किसी आर्टिस्ट को बुलाते थे,
तो अच्छा। वो बोले कि हम वो सभी के सभी अलग हो गए हमसे, हम 3 लोग बचे, बाकी सब अलग हो गए। तो वो 3 लोग जो बाकी सभी ने अलग होके एक क्लब बनाया और वो बोले कि अब हम बड़ा बंदा व्यक्ति बुलाएंगे, हम गुरदास मान बुलाएंगे। अच्छा। तो उन्होंने जी गुरदास मान को, क्योंकि गुरदास मान को बुलाना मतलब बड़ी बात थी तभी, बड़ी बात है थी ना। जी। उन दिनों मेरे बचपन में गुरदास मान ने 35,000 रुपया लिया था। तो तब की बात है। तो हम लोग तब की परेशान बात, थे भाई, 35,000, क्या बात है। अगर ये इनका ये तब की बात है तो कि ये वो बड़े 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 घर वाले थे, उन्होंने कहा कि टिकटें बेचेंगे, ये करेंगे, हम सब कर लेंगे। तो वो लोग पूरा पास उन्होंने तैयार कर लिया, पास उन्होंने ऐसे छपाए, साइन करके वो करके बना के, तो क्योंकि इसकी नकल ना हो पाए। तो हम लोग बड़े परेशान कि यार इनका सक्सेसफुल हो गया अगर प्रोग्राम, तो हमारा तो क्लब का बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो ऐसे सोचते। तो वो पूरा मेरे ब्रदर ने बोला क्या कैसे करे, तो मैंने सलाह दी, मैंने कहा इनके पास हम अगर कैसे करके इसकी डुप्लीकेट बना के लोगों में मुफ्त बांट दें हाँ। तो इनके पास अच्छा। बिकेंगे नहीं, ऐसा ऐसा मैंने सोचा। मतलब बचपन की बात है अपने ही दोस्त थे सभी बाकी। तो वो बोला कि हाँ ठीक है, कैसे करें। हमने क्या किया, जहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस में छप रहे थे पास, हम वहां पे गए, वहां पे उसको प्रेस वाले को एक भाई ने बातों में लगाया, मैंने वो पास चुराया वहां से, और पास चुरा के हमने जाके बाहर से पटियाला दिल्ली जाके उसका ब्लॉक बना के उसके पास छपा लिए बहुत सारे। और पास छपा के ना हम लोग जब प्रोग्राम था, प्रोग्राम में पूरी भीड़, ऐसे लोग गांव से ट्रैक्टर ट्रॉलियां भर भर के आए। तो और वो सब खुश कि अरे यार पास इतने बिक गए, इतने लोग आ गए। और उनको ये नहीं पता कि जो पास है, हमने वो पास सभी मुफ्त बांट दिए थे लोगों को। तो भीड़ आई तो हाउसफुल, लेकिन किए पैसे पूरे नहीं हुए। गुरदास मान को देने को 20,000 भी नहीं इकट्ठा हुआ। तो वो प्रोग्राम में उन्होंने कैसे करके घर वालों से दिया, लेके दिए, पैसे वैसे दिए, गुरदास मान साहब को दिए थे। घर वालों ने उनको मना कर दिया सबको कि खबरदार आज के बाद किसी को क्लब खोलने की कोशिश की तो ये उसी को करने दे, वो आर्टिस्ट लोग हैं, ऐसा करके उन्होंने उनका वो बंद कर दिया। बाद में ये पोल खुल गई कि वो दोस्त है, आना जाना था। वो मेरा एक दोस्त घर में आया मेरे, उसने देखा वो पास अंदर पड़े 2-3 पास हमारे घर में, उसको दिख गए, बोला ये क्या है। बोला अच्छा। और वो सारी की सारी चीज मेरे भाई कि ये प्रवीण जो शरारती है इसने ये काम किया है। और मैं उनके पास बैठा, शाम को हम साथ में बैठते थे, बोले देखो तेरे भाई ने ऐसा किया। मैं बोला हाँ नहीं करना चाहिए था उसको, बहुत बुरा किया। और उसको ये उनका ये नहीं पता मैंने किया था। बाद में कई अच्छा। सालों बाद मैं उनको बताया, मैं कहा यार मैं किया था, मेन कल्प्रिट मैं ही था। तो ऐसी ये तो बड़ी होगी थोड़ी सी ऐसी मैं करता था, लेकिन बड़ा मासूम बन के रहता था वैसे। वो जाहिर है, आप जी बहुत मासूमियत के साथ आपने अपना बदला निकाल लिया। बहुत कमाल का आपने काम किया, आप जो करना चाहते थे वो भी कर गए। मतलब एक मुझे एक और वाकया पता है आपके बचपन का, जिसके बारे में मेरे को अंदाजा है कि एक बार आपने अपना पाँव तुड़वा लिया था, आपकी टांग टूट गई थी शरारतों की वजह से। जी। शरारतों की वजह हाँ बचपन में भी टूटी, मतलब वो से। एक क्या हमारे वहां पे ना स्कूल होता था कि क्या? गर्ल्स स्कूल था। तो उसमें गर्ल्स स्कूल में बहुत बड़े बड़े पेड़ थे, और मुझे पेड़ों पे चढ़ने का बहुत बचपन से बहुत शौक था। मैं ऊपर तक जी पेड़ पे चढ़ना चाह, हाँ। अब देख के तो कोई जी। सोचेगा नहीं कि मैं बहुत दुबला पतला होता था तभी। तो हम लोग क्या करते, स्कूल के अंदर से ना साइकिल ऊपर से चढ़ के दीवार फांद के साइकिल अंदर फेंक देते। तो साइकिल पे मेरा ब्रदर चक्कर लगा रहता था, मैं और मेरा दोस्त जो है ना, तो वो ऐसे मैं पेड़ पे चढ़ जाता था। तो क्या हुआ कि मैं पेड़ पे चढ़ गया, वो पेड़ लगभग 13 फीट ऊंचा था। तो मैं ऊंचा ऊपर चढ़ अच्छा। के ना, और नीचे मेरा दोस्त था जो सर से टकला था। तो मुझे अचानक ऊपर बैठ के लगा, वो लसूड़े का लसूड़ी होती है ना, वो मैंने तोड़ी। मैं क्या यार तेरे सर पे निशाने लगाने हैं मेरे को, मैं तो यही खड़ा रहना। मैं उधर हाथ छोड़ के निशाने लगा, वो मैं गिर गया और मेरा जो है टांग टूट गई थी। अरे काफी 2 भाई। महीने तक मैं जो अरे वो ऐसे भी बचपन में शरारती। वैसे एक बात माननी पड़ेगी, आजकल के बच्चे उस माहौल से भी वंचित हैं, उनको कुछ भी ऐसी चीजें करने को नहीं मिलती जो उस परिवेश में जितना खेल कूद और जितना बच्चे अपना दिमाग चलाते थे, जितनी शरारतें करते थे, वो सब चीजें आज के गैजेट वाले समय में तो वो कहीं लुप्त हो गई।
हाँ, आजकल तो मैं हैरान हूँ कि बेटा, जो छोटा बच्चा खाना है रोटी तब खाता है जब मम्मी उसको गेम दिखाती है, खिलाती। मैं हैरान हूँ, अपब्रिंगिंग ऐसी होती है कि खाना खाना तो वो गेम देखता रहता है, ऐसे वैसे माँ रोटी खिलाती रहती है, ऐसा है। तो यहाँ पे हमारे टाइम में मम्मी 2 थप्पड़ मारती थी तो हम फटाफट खा लेते थे। और अगर गलती से 2 थप्पड़ जो खा के है रो पड़ते डेफिनेटली। थे तो 2 थप्पड़ और पड़ते थे कि रोए क्यों। हाँ, और वो बिल्कुल खा के सही कह, थप्पड़ याद आते हैं आज भी। याद आते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वो बचपन जो है आज किसी भी सूरत वापस नहीं लाया जा सकता, वो बचपन कहीं खो गया है। यामिनी बहुत शुक्रिया, पूजा राजेंद्र गुप्ता जी, सूबेदार यादव जी, उर्मिल माधव मैम बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ, देख लीजिए कितने शरारती थे नवीन शर्मा जी, और भरपूर शरारतें उन्होंने की हैं। अभी धीरे धीरे और इनकी पोल खुलते रहेगी हमारे सामने, और क्या क्या किया आपने। तो एक, हाँ ये तो एक बात हुई। अच्छा, ये जो सिलसिला था आपके साथ, आपकी शरारतों का, या आपके साथ जो जो चीजें अलग अलग सी चीजें हुई हैं, ये लगातार चलता ही रहा, ये नहीं था कि ये बंद हो गया, कुछ ना कुछ ऐसा आपके जीवन में हाँ, होता ही रहा। तो इसमें कोई और ऐसी जी जी जी। घटना हुई थी जिसमें आप चंडीगढ़ में आप किडनैप हो गए थे, वो क्या घटना थी? नहीं, वो शरारतों वाली बात नहीं, चंडीगढ़ में किडनैप नहीं हुआ था। मैं उसके बाद ना, जो बचपन के बाद, फिर बस वापस बचपन पे आएंगे, तो पहले जी जी जी। बचपन के बाद मैं कॉलेज में मैं एडमिशन ली, तो वहां पे फिर मैंने ना एक प्रोफेशनल ग्रुप ज्वाइन कर लिया था थिएटर का। अच्छा। तो वो ग्रुप लोक कला मंच ग्रुप था, मानसा में मैं पढ़ा। तो वहां पे पंजाब के बहुत बड़े जो है जो नाटककार थे, तो अजमेर सिंह गौलक, तो उनके साथ में ज्वाइन किए। तो हम शोज करते थे, और शोज जी वो पर शो का तभी हमको 100 रुपया मिल जाता था, जी। और उससे हमारी पढ़ाई लिखाई भी सब सब सेट हो जाते थे, और बहुत सारे शो हम करते थे। तो वो शो में क्या हुआ कि एक 2 टीम थी, एक पुरानी टीम को रिप्लेस करके उन्होंने नए आर्टिस्ट लिए। एक बार बीच तो में अब वो रोकूंगी आपको, शो हो रहा। आपको बीच में रोकूंगी मैं एक बार। नवीन पाजी, ਇੱਥੇ फरमाइश आ रही है कि ਤੁਸੀਂ पंजाबी च गल करो, ਤੇ मैं भी ਅੱਜ एंकरिंग कोशिश करदी हां पंजाबी च करन दी। मैं भी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ जी ਚ जी। ਬੋਲੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਬਈ ਵਾਲੇ ਹੋ गए हो ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਚ मैं कंफर्टेबल है तो जरूर करो। नहीं, नहीं बिल्कुल कंफर्टेबल है जी, लेकिन फिर ये है कि कुछ बीच 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 में बोल दूंगा कुछ बातें, लेकिन हिंदी के भी जो जुड़े हैं लोग, फिर उनको समझ में नहीं आएगा, तो फिर मैं बोलदा है। तो कह रहे ये गल मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਠੀਕ जी। ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ हाँ ਸਾਡੇ ਜੋ ਮੇਨ ਆਰਟਿਸਟ ਸੀਗੇ ਕੁਝ, ਅਸੀਂ 3-4 ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਮੇਨ ਆਰਟਿਸਟ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ जी 3 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰ ਲਿਆ। जी। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕਿਆ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸਭ ਮਿਲੂਗਾ, ਪਰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ, ਬੈਠੋ क्यों नहीं ਜੋ जाना? ਖਾਣਾ ਦੱਸੋ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ क्योंकि वो नहीं चाहते थे भी शो हो सक्सेस सेम जो ओह। मेरे कहते हैं ना, ये जो जो आपने कर्मा किए, जो मैंने गुरदास मान वाला किया था, वैसा ही उन्होंने हमारे साथ किया। ये मानसा में उन्होंने हमारे बंदे किडनैप कर लिए, और उनमें से एक जो मेन औलख साहब का दामाद भी थे, जी। है ना, तो वो भी शो थे, मतलब सब। तो वहां पे जब पता चला, मौके पे पूरी ऑडियंस सरदूलगढ़ में इकट्ठी हुई है, बहुत भीड़ है, और लोगों को अब पता चला कि भैया अपने 3 बंदे तो गायब हो गए मेन, अब क्या करें। तो ये जो चीज थी, ये आपको पता चल गई कहां से, तो बड़ी आपने काफी खोजबीन की है मुझे लगता है। मैंने तो मैं फिर पूरी क्या हुआ कि, खोजबीन लेकिन वो कहते बेशक मैंने हैं पूरी खोजबीन की है आपको तो लेकर। वो, जी जी जी, थैंक यू सो मच। तो जी वहां पे ना फिर ये मैं सबसे पहले कहूंगा औलख साहब की, जो वो बिल्कुल भी उन्होंने पेशेंस लूज नहीं किया, वो बिल्कुल भी घबराए नहीं। तो वो कहते हैं कि शो मस्ट गो ऑन, और जी वो बोले कि हम कोई नहीं, आराम से अनाउंस कर दो, लोगों को बता दो कि ये बात है, सिचुएशन लोगों को जी बता दिया कि हमारे साथ ऐसा हो गया है, लेकिन आपको ये शो देखने को मिलेगा, जरूर मिलेगा, बस आपको 2-2.5 घंटे का सब्र रखना होगा। तो फिर वो जी। जो है लोगों को उन्होंने बोला, लोग बोले नहीं कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं। और मैं मतलब लोगों का कमाल मानता हूं कि दर्शक 4 घंटे तक बैठे रहे वैसे ही। और जी औलख साहब ने वो जो मेन हीरो का रोल खुद किया, एज उनकी काफी थी, हीरोइन जो थी उनकी अपनी बेटी थी,
तो बेटी के ऑपोजिट कोई और आदमी था जिसको किडनैप किया गया था, तो बेटी के ऑपोजिट वो खुद हीरो बने। क्या और बात फिर हम सब ने डबल डबल रोल फटाफट तैयार किया और वो हमने किया, ऐसा किया। क्या तो बाद में वो भी जो पुरानी टीम थी वो अपने बंदे थे, तो वो कुछ फिर ऐसा हुआ नहीं, रजामंदी हो उन्होंने गई। भी आके सॉरी फील किया। फिर आपकी रजामंदी हो गई उनके तो साथ। और फिर ये चीज रजामंदी होगी। जो आपने ये वाकया बताया कि उन्होंने अपनी बेटी के ऑपोजिट हीरो का रोल किया उस प्ले में, ये एक सच्चे जी जी कलाकार की पहचान है कि जो उसको अपनी जिम्मेदारी उस वक्त पर लगती है वो उसको अपनी प्राथमिकता समझता है, उसको प्रायोरिटी देता है। बेशक। जी जी जी। जी बिल्कुल। और इतने जो काबिल औलख जी जिनकी आप बात कर रहे हैं, इतने काबिल वो आपके गुरु रहे, तो मैं समझ सकती हूँ कि किस तरह का आपके अंदर उस वक्त भावना आई होगी कि किस तरह आपको होना चाहिए एक अभिनेता के तौर पे। जी जी जी। तो बहुत बहुत सम्मान और नमन उनको, आपके गुरु जी को। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं कि आपकी जो जीवन संगिनी है, आपकी जो धर्म पत्नी है, वो आपके साथ थिएटर पढ़ती थी। जी वो ये भी एक बड़ी दिलचस्प रोचक घटना है कि हम लोग थिएटर एंड टेलीविजन डिपार्टमेंट में थे। तो जी। वहां पे हमारी जूनियर जो आई क्लास आई, उसमें एक लड़की आई जिसके हाथ में बड़ी बड़ी किताबें थी, है ना, मीर ताकि मीर, मिर्जा गालिब, फैज क्या बात। अहमद फैज। तो वो इतनी सारी किताबें उठा के लड़की आ रही है, वैसे वो पढ़ती रहती थी। तो वो किसी से बात नहीं करती थी, बड़ी रिजर्व सी रहती थी। तो मैं उनका क्लास का सबसे का एक तरह का लीडर था। तो मैंने सबको बोल दिया कि इससे हमको ना इसका बाइकआउट करना है, लड़की का, इसको बुलाना नहीं किसी ने। अच्छा। तो क्यों? वो आज तक मुझे, वो सभी पंजाब के सभी मेरे दोस्त जो है, कोई सेलिब्रिटी है पंजाबी फिल्मों के अभी, तो वो सभी आज तक कहते हैं कि ये इतना कमीना है कि हमको बोला बात नहीं करनी, खुद शादी कर ली। क्या बात है। यहाँ भी शरारत। जी जी। लेकिन तो शरारतें मैं करता नहीं था, हो जाती थी। ठीक है। तो आपने पहले से सोच के रखा था कि इस लड़की से मुझे शादी करनी है? नहीं नहीं नहीं, मैंने शादी नहीं सोचा था कभी कि शादी करूंगा। वो मतलब ये लड़की बाद में एक एक दोस्त बन गई। तो दोस्त बन गई, यहाँ तक था। तो मैं तो इसके लिए किसी और का की प्रपोजल लेके भी गया था कि यार वो लड़का तुम्हें पसंद करता है, मतलब ऐसा अच्छा। ऐसा था। फिर लोगों ने जब देखा कि यार कि आप लोग तो बहुत अच्छी आपकी हो सकती है अगर आप शादी कर लो तो फिर मेरे एक मित्र हैं, मेरे अभी साडू भी हैं, बलराम जी, वो बहुत अच्छे शायर हैं। तो जी। उन्होंने मुझे कहा कि उनको हम पाजी, उनको टीचर भी पाजी कहते थे। तो उन्होंने जब कहा कि मुझे कि नवीन भाई आप शादी कर लो इस लड़की से, तो आपकी आपकी जिंदगी बहुत अच्छी रहेगी। मैं क्या लिख के दे पा। तो वो उन्होंने 2 लाइनें मुझे लिख के दी, और मैंने आज तक वो लिखा हो संभाला क्या कि लिख के अगर दिया? कुछ हुआ तो तू जिम्मेदार है। दिया। तो ऐसा ऐसे करके अच्छा। फिर मतलब सबने बोला, फिर दिमाग में आ गई एक बात कि हाँ यार बात सही है, शादी कर लेते हैं। और शादी भी आराम से हो गई थी, कोई बिना कोई किसी टेंशन के, घर वाले आराम से मान गए और शादी हो गई। और कृष्ण मतलब शर्मा जी ये कह मैं रहे हैं। मानता हूँ कि वो जो कृष्ण लाइन, शर्मा जी कह रहे हैं। पंजाबी बोलो। नहीं, वो पंजाबी तो कह चुके हैं। वो कह रहे हैं कि जो आपका रोमांस का और जो अच्छा, आपका फ्लर्ट वाला जो इंसिडेंट है ना, उसके बारे में बताओ। रोमा के वाइफ बीवी के साथ जो अभी है, पता उनके नहीं। साथ तो रोमांस फ्लर्ट था ही नहीं। कोई और मैं रोमांस बताया ना हमें भी कितना सुना सिंपल से, दीजिए। शादी होगी, शादी होगी। तो ये है चक्कर। नहीं तो कौन सा नहीं कोई वो तो इंसिडेंट अब रहा? क्या कहे। चरणजीत चंदवाल हैं, ऐसे बहुत चरणजीत चंदवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बड़े शायर हैं, बहुत बड़ी शख्सियत हैं। वो मुझे कह रहे हैं साडी गायत्री तुहाडे तो घट शरारती नहीं है, सारियां कारस्तानियां लब के रखियां तुहाडियां नवीन जी, सवालों तो बच के रहना। चरणजीत जी भाई जी। साहब, बहुत प्यार है आपका, बहुत स्नेह है आपका। तो आपने कोई फ्लर्ट नहीं किया, आपने सिर्फ शादी की, ये कहना चाहते हैं आप? ना, बिल्कुल नहीं, ऐसे झूठ नहीं बोलूंगा। इतने बड़े मतलब फेसबुक जी पे बैठा हूं तो ऐसे झूठ नहीं बोलूंगा कि फेसबुक पे आप सच बोलने की हिम्मत कर रहे हैं, आने दीजिए, सच बोलिए।
सच बोलूंगा, सच किस बात। मैं ना वैसे जो है काफी सारा रहा, लेकिन एक मैं एक घटना बता सकता हूँ कि एक बार ना एक लड़की की मैंने फोटो देखी। तो मैं अच्छा। कॉलेज में तभी पढ़ता था, तो कॉलेज में पढ़ता था, मैं तभी एमए में एडमिशन ली थी, मैंने एमए इन पॉलिटिकल साइंस। तो वो कॉलेज में, तो मैंने एक फोटोग्राफर मेरा दोस्त था, उसकी दुकान पे एक फोटो देखी एक लड़की की, तो वो बहुत खूबसूरत मुझे लगी। तो मैं उसको देखता रहा, फिर अगले दिन मैं गया फोटो देखता रहा, फिर मैं उसको पूछा, मैं कि ये कौन है। उसने किस लड़की का नाम ले दिया, बोले ये वो फलानी लड़की के साथ आई थी, कोई पिक्चर फोटो खिंचा के गई। फिर मैंने वो लड़की को अप्रोच किया, मैं क्या यार वो कौन, वो लड़की तुम फोटो खिंचाई वो कौन है। तो फिर मैंने वो जो लड़की है उसने बताया कि ऐसे ऐसे करके वो ना फलाना जो एक पंजाब में एक ज्ञानी एक चीज होती है, पंजाबी के बाद ना ज्ञानी, हाँ हाँ हाँ, ज्ञानी करते हैं, हाँ एक हाँ ज्ञानी, ज्ञानी का स्कूल था थी। तो मैंने जी एमए पोल साइंस के बीच में ब्रेक लेके मैं ज्ञानी ज्वाइन कर ली। टाइप कॉलेज था, मैं वहां पे पहले तो टाइप सीखने लगा जहाँ पे वो लड़की थी, और फिर मैं वहां पे ज्ञानी भी में भी एडमिशन ले ली, क्योंकि ज्ञानी की क्लास से भी ज्यादा टाइम मिलेगा, समय मिलेगा, है ना। तो फिर मतलब लगभग ऐसा है कि 8-10 दिन के बाद ना वो पहले कैसे होता ना, ऐसी कॉपी होती थी ना, कॉपी यानी कॉपी, कॉपी के ऊपर कागज का जो कवर लपेटा होता, अभी इतने हम फॉर्चुनेट तो थे नहीं कि मोबाइल पे मैसेज कर दो बहुत, तब मेहनत बड़ी लगती थी। तो वो कॉपी की कागज जो जिल्द है उसके अंदर फिर ऐसे खत जो छुपा के दिए जाते थे, तो ऐसा ज्ञानी की जिसके अंदर कॉपी दे दो आदान, जी। ऐसा ऐसा मतलब ऐसे होते थे। तो फिर बाद में तो जिंदगी काम आया कब वो खत देना ऐसे, आपका, जिलद में खत छुपा के नहीं देना खत आपका देने काम काम आया? आया, खत सामने से पहले आया, खत पहले से? खत पहले अच्छा, सामने से आया, क्या बात है, फिर आपने क्या किया? सामने। मैं तो मासूम बन के मैं करता रहता था, टाइप करता, कुछ नहीं करता था, और धीरे धीरे इंप्रेशन ऐसा हो जाता था। फिर क्या, फिर खत चलते रहे काफी, मतलब लगभग 6 महीने तक, 7 साल तक। फिर उसके बाद उसकी शादी हो गई। आप बच के रहिएगा, आज आप भाभी जी आसपास नहीं लग रही हैं आपके। आप बड़ी तफसील से बता रहे हैं कि आपने क्या क्या कांड किए हैं। नहीं आप देख लीजिएगा, घर में रहना ना, आपने, हम तो यहाँ बैठे। उन, उनको इसलिए मैंने पहले ही बता दिया था, जी। मैं मतलब बहुत सेफ चलता हूँ, तो अरे पहले ही बता दिया कि भाई ये देख, है क्या ना। बात है, क्या बात है। तो आपका टीवी से कैसे कनेक्शन हुआ जब आपने वो ग्रुप ज्वाइन किया था थिएटर का? मैं सबसे पहले ना ग्रुप ज्वाइन करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं अभी सोचता हूँ, आपने बोला ना कि एक्टिंग आपने कैसे की, तो मुझे लगता है ना कि हाँ, रामलीला होती थी ना हमारे गांव में पहले, अभी भी होती होगी वहां पे, यहाँ बॉम्बे में तो नहीं होती। तो हाँ। रामलीला जो होती थी, हम छोटे छोटे बच्चे होते थे, तो वो हमारे यहाँ वहां ना एक मंदिर में रामलीला की रिहर्सल होती थी। तो मुझे, मैं ऐसे देखता रहता था कि यार ये बड़े महान लोग हैं, जो वो रावण को डायलॉग सिखा रहा है कि कर लेंगे अगर छोकरे हर एक काम को, दुनिया में कौन जानेगा रावण के नाम को, ऐसे बोल ऐसे। तो मुझे लगता था कि यार ये कमाल के लोग हैं, तो ऐसे। तो वो वहां से मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं सोचा कि यार काश मैं ऐसा बन पाऊं, काश मैं भी ऐसे ऐसे डायलॉग बोल पाऊं, एक्टर बन पाऊं। तो फिर जी, फिर वैसा चलता रहा। फिर हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती थी कि धीरे धीरे रामलीला की स्टेज पे भी बैठने को मिल जाए, कि अरे हम स्टेज पे बैठे हैं, बचपन ऐसा था। लेकिन फिर ये देखिए, जैसे आपने पिंकी वाला बोला ना कि पिंकी का वाला, और लड़कियों के सूट पहने वाला, वो शायद से यहाँ से भी शुरू हुआ कि मुझे रामलीला में फिर रोल मिला, मेरे जो है पहला, मैं कह सकूं कि मुझे कौशल्या का रोल मिल गया रामलीला में। कौशल्या रोल भी का मिला कौशल्या का, क्या बात है। तो मुझे कौशल्या बना दिया गया। ऐसे लगा ला के बिग लगाई, ऐसे बिंदी चुकी ला के, तो बोल, तो ठीक है, पूरा मुझे डायलॉग उन्होंने सिखाए, मैं बोलूं ऐसे डायलॉग। लेकिन पहले जब ये वो सीन था ना, दशरथ की डेथ हो जाती है, तो दशरथ की बॉडी सामने पड़ी और मेरी हंसी ना बंद हो, तो मैं कैसे करके तो और दूसरा साथ में जो सुमित्रा बना हुआ था, वो भी लड़का ही था, वो बोले बस कर बहन बस कर। वो हम दोनों ऐसे
बहुत ही रोचक आपके किस्से हैं, बहुत इंटरेस्टिंग किस्से हैं, और उससे भी ज्यादा आपकी जो सादगी है, कितने स्नेह से और कितनी सादगी से आप बयां कर रहे हैं। आप सूबेदार यादव जी कह रहे हैं बहुत ईमानदार हैं सर, बेशक बहुत ईमानदार हैं, बहुत सरल हृदयी हैं। और उर्मिला माधव जी कह रहे हैं कौशल्या माता को प्रणाम। आपके अंदर हम इमेजिन कर रहे हैं कि कैसा वो सीन रहा होगा जब आप हंसते हंसते रो रहे होंगे। बहुत गजब, बहुत गजब। अच्छा, जो आपकी धर्म पत्नी है वो लिश्कारा चैनल के साथ मैनेजर के बतौर मैनेजर उन्होंने काम किया और काफी उनका अच्छा करियर था। तो किस तरह से, मतलब बॉम्बे जाने के बाद परिस्थितियां बदली या किस तरह से चीजें बदली? जी, वो लश्कारा चैनल में मैनेजर थी, बाद में कुछ एक और चैनल पंजाबी चैनल थे, गेट पंजाबी, उसकी प्रोग्रामिंग हेड थी। फिर बिग मैजिक की भी प्रोग्रामिंग हेड थी। बिग मैजिक नहीं, ये बिग एफएम की, पटियाला की प्रोग्रामिंग हेड थी बिग एफएम की। तो वो भी कुछ छोड़ना पड़ा पंजाबी चैनल्स का, तो वो बना नहीं, कहीं ना कहीं कुछ पॉलिटिक्स ऐसी चली कि वो पंजाबी चैनल चले नहीं। तो वो पंजाबी चैनल छोड़ के फिर उन्होंने बाकी लाइन में, फिल्म लाइन में जो है एज क्रिएटिव उन्होंने काफी काम किया। एक जी पे सीरियल, रावण सीरियल आता था, जी पे पंचम, उन सब की क्रिएटिव हेड थी वो। तो वो काफी सारा ऐसा उन्होंने किया। फिर वो उनको वो कहीं ना कहीं वो रास नहीं आई, क्योंकि यहाँ पे तो वो बहुत सीधी और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और बहुत ही मतलब जैसे कहते हैं ना कि वो इंडस्ट्री के वैसे उस हिसाब से फिट नहीं है। तो उसने कहा कि मुझे ये नहीं करना है, मुझे ऐसा कुछ काम करना है अपना हो। तो मैं क्या, ठीक है। फिर मैंने अपना ये पता नहीं तब खोला था, तो मैंने तब तो उसको यकीन भी था, फिर मैंने अपना यूट्यूब चैनल खोला, है ना, कि ये तेरा है इसका वो। उसकी बात यूट्यूब की, क्योंकि यूट्यूब के भी मेरे जो कुछ कुछ लोग हैं, आपने नाम लिए ना, विशाल जैन, तो ना अपने दो तीन और नाम लिए थे, तो वो सभी यूट्यूब से भी ही है कि यूट्यूब लाइव वीडियो हम आते हैं, हमारे जो फैंस हैं, जो हमारे मित्र हैं। तो वो इसकी बात फिर मैं आगे करता हूँ, बचपन से एकदम से मतलब हम जंप मार के आगे चले जंप गए। लग गया। जंप लग गया, बहुत बड़ा जंप लग गया। आगे। तो मेरे को ये पूछना चाहिए, क्योंकि वैसे तो आपके जीवन के लगभग सभी जो प्रसंग हैं वो बहुत रोचक प्रसंग हैं, तो आपको जो सबसे इंटरेस्टिंग एपिसोड आपकी लाइफ का लगता है कि बहुत ही मजेदार और बहुत कमाल का, जो आप भूल नहीं पाए कभी, वो आप मुझे बताएं। वो मैं एक तो बचपन का आपको बताता हूँ, वो इसलिए बताता हूँ कि आपको ये एक शायद बात मैंने नहीं बताई कि मैं राइटर भी हूँ। अच्छा। तो मैं लिखता भी हूँ, मतलब लिखता लेकिन अपनी मर्जी से लिखता हूँ, क्योंकि प्रोफेशनल, क्योंकि वो फिल्म लिखनी है, कुछ और लिखनी है, कुछ आइडियाज जैसे अपने चैनल के लिए जो जितनी भी मेरी वायरल चीजें हैं वो सब मैं खुद ही लिखता हूँ। मुझे बैठे बैठे कुछ आइडिया आ जाता है, तो मेरे अचानक से स्माइल आ जाती है चेहरे पे, तो वाइफ को लगता है कि अरे कुछ क्या। तो वैसा ही जो बचपन से ना ऑब्जर्व बात कर रहा था, तो रामलीला की मैं आपको फिर से बात बताना चाहूंगा। तो वो मैंने अपनी फिल्म में वो इंसिडेंट लिखा है। तो हमारे ना रामलीला में जो गांव में ना वो बहुत क्रिएटिव लोग हुआ करते थे, वो चाहते थे कि कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ कैसा किया जाए। तो एक बार उन्होंने क्या किया, वो कहीं ना कहीं जो गीगरा जी से डायरेक्टर थे, वो दिल्ली गए। दिल्ली जाकर उन्होंने देखा कि यार ये तो हनुमान को लाते उड़ता हुआ, हम क्यों नहीं कर सकते ऐसा। तो उन्होंने कहा कि भैया हमारे भी हनुमान जी अब ऐसे नहीं आएंगे पीछे से पर्दे से, हनुमान जी आसमान से आएंगे उड़ते उड़ते। तो उन लोगों ने क्या किया ना, स्टेज के से एक ना मोटी केबल स्टेज से बांधी, और फिर ऊपर जो चौबारा था ना सामने, वहां से बांधी। तो अब पूरी रिहर्सलें कर ली, वो वायर के साथ ना एक गोल सी चक्री सी बांधी हनुमान जी के ऐसे बेल्ट के साथ, कि पहाड़, छोटी सी पहाड़ी के अंदर बैटरी की लाइटें जलती थी, लाइटों पहाड़ी से लेके वो हनुमान जी ऊपर से ऐसे ऐसे करके आएंगे। तो ये पूरा डिसाइडेड हुआ। अब सीन चल रहा है वहां पे कि लक्ष्मण मूर्छित हुए पड़े हैं, रामचंद्र जी विलाप कर रहे हैं, वैद्य जी भी बैठे हैं, तो ऊपर हनुमान जी ने आना है। तो लक्ष्मण जी, रामचंद्र जी गाना गा रहे हैं, तो गाने भी फिल्मी गाने तब रामलीला में गाते थे कि परदेश में किस्मत ने क्या रंग दिखाया है, पत्नी
पत्नी के लिए मैंने भाई भी गवाया है। भैया लक्ष्मण उठो, भैया उठो। वो ऐसे कर रहे हैं, बोले अब तो ऐसे लगता है कि सूर्य भी चढ़ जाएंगे। बोला कि नहीं भगवान, मुझे लगता है हनुमान जी हैं। हनुमान जी आ ही नहीं रहे, वो गाने पे गाने गा रहे हैं। वो क्या हुआ कि हनुमान जी की वहां पे ना वो तार में पूंछ अटक गई। वो वहां से हनुमान जी को छोड़ रहे हैं, लेकिन हनुमान अटक गया। हनुमान जी उधर से निकल ही नहीं रहे हैं। तो इधर से बेचारे रामचंद्र जी के पास गाने खत्म हो गए। वो अंदर से जो नरेटर वाला था बोला एक एक गाना और गा, एक और गा, और गा। क्या बात है? उसने आगे बोला भैया लक्ष्मण तू बोल, जरा मुखड़ा तो खोल, मैं बुलाऊं, मैं तो रो रो के हाल सुना। भैया लक्ष्मण, और फ्रस्ट्रेशन में भैया लक्ष्मण के ऐसे और मारे हो, भैया भैया को ऐसे कर, भैया कहे धीरे से हड़ी मार, हड़ी मार। तो ऐसे करके फिर अचानक से ये रहते ना उतरे, और तो वहां पे वो नहीं हुआ। तो उसने हनुमान जी की ना ऐसे को लेके वो पीछे से दम खुली जैसे काट दी, फिर धड़ाक से हनुमान जी आके सीधा स्टेज पे गिरे, बोले जय श्री राम। तो ऐसा वो इंसिडेंट। तो वो ऐसी चीजें बचपन से ही है ना, वो मैं आज बोला उसको मैंने बहुत तरीके से ना, मैंने अपनी फिल्म में जहां पे मैंने 3 हनुमान दिखा दिए कि बाय द मीन टाइम उन्होंने किसी और को हनुमान के लिए खड़ा कर दिया था। ऐसी चीजें वो पिक्चर में आप देखने को आपको मिलेंगी बहुत। ये सीन गांव का सीन। क्या जबरदस्त एपिसोड रहा होगा। और मैं तसव्वुर कर सकती हूँ, मेरे जहन में एक बात वो आ गई कि जिस तरह से गांव में रामलीला हुआ करती थी, तो वहां पे वो विकल्प रखा करते थे और तमाम किरदार जो है वो लड़के ही निभाते थे। सीता माता भी, कोई लड़की का उसमें काम नहीं होता था। देखने सभी आते थे, लेकिन सारे रोल लड़के करते थे। और जो ये ऐसी परिस्थितियां कि अचानक से एक कैरेक्टर अपना नहीं कर पा रहा, तो उसका ऑल्टरनेट भी रखते थे कि अगर इसको कुछ प्रॉब्लम आ गई तो भाई तुम कर लेना, है ना, स्टैंड बाय में। हाँ तो हाँ जी। वो स्टैंड बाय हनुमान खड़ा है, उधर से असली आ गया। तो और ये ना बहुत मजेदार बात है। जी उर्मिल माधव जी, बहुत कुछ ऐसे हादसे एपिसोड्स होते हैं, बहुत इंसिडेंट्स होते हैं। कह रहे हैं कि रामलीला में एक बार पर्दा गिर गया तो हनुमान जी बीड़ी पी रहे थे, पर्दा उठ गया होगा गलती से। ऐसी चीजें बहुत सारी होती हैं। जी। और ये तो सुन के मजा ही आ गया कि राम रो रहे हैं, लक्ष्मण कह रहा होली मार। मुझे बोलने का नहीं है तो। अच्छा, अब विशाल जैन जी क्या कह रहे हैं, जो बादल बेकार जिसमें बरसात नहीं, दिल बेकरार जिसमें नवीन जी की याद नहीं। सर, ही इज द वन ऑफ द पर्सनालिटी इन माई लाइफ। जी, आपको बहुत चाहने वाले लोग हैं नवीन जी। विशाल जैन जी बोल रहे हैं और बहुत स्नेह करते हैं आपसे। थैंक यू। विनीत आशना जी भी जुड़ी हैं और तमाम लोग आपको, अभिनव शर्मा भी हैं यहाँ पर। तो तमाम लोग, रश्मि शर्मा तो निरंतर बनी हुई है, रश्मि दीदी। और बहुत मजा आ रहा है आपके जो ये सुनकर रामायण वाला, रामलीला वाला किस्सा, कमाल का। अच्छा, जैसे आपकी कॉमेडीज आप करते हैं, मैं अपने सभी के सभी तमाम देखने वाले जो भी लोग यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने हाल ही में नवीन शर्मा जी के एक वो देखी, कोरोना पे इन्होंने एक वीडियो बनाई है। और उसका कॉन्सेप्ट आपका खुद का लिखा आपने, सब कुछ मास्क मांगने वाला, जी जी। मास्क मांगने। हाँ, मेरा मतलब मैं ना वही बात जैसे आपको कहूँ कि मास्क वाला जो बैठे बैठे सोचता रहता हूँ कि यार ऐसा है ना, कि कई ऐसे होते हैं कि यार इसको भी कोई चीज साथ में अवेयरनेस की भी चीज हो जाती है। जैसे मैं आपको एक और बताऊं कि अभी जो एक फियरलेस वाली बात हो जाती है, एक और मैंने बनाया कि आप पिछले कुछ दिन पहले एक चक्रवर्ती तूफान का बड़ा शोर मचा था ना, हाँ, कि महाराष्ट्र में मुंबई में जो चक्रवर्ती आया था। तूफान आने वाला है। और जी 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 न्यूज चैनल ने तो डुबो दिया था। जी, और हम लोग बॉम्बे जहाँ डुबो घर दिया था समुद्र के पूरा। पास में है ना, जी। तो वो तो ये था कि बाहर से तो ऐसा था, फोन पे फोन आ रहे हैं कि भैया ये तो डूबे के डूबे। हम लोग आराम से बैठे थे, न्यूज देख रहे थे, तो वो हंसते रहते थे, तभी भी लोग डरे हुए हैं। और मैं हंसा, मैं कहा यार, अंजू को बोला मैं उसी टाइम, मैं कहा यार चल शूट करते हैं। बोले क्या? तो फिर मैंने एक शूट किया। मैंने यही अभी अभी दाढ़ी रखी हुई है, अभी पिंकी तो बन नहीं सकता। तो फिर मैंने मतलब पगड़ी वगड़ी बांध के
लॉकडाउन में मैं और वाइफ ही तो है, और दोनों को ही कैरेक्टर कर रहे हैं। तो फिर वो कुछ ऐसा किया मैंने, वो एक जोक बनाया था, वो भी काफी चला, चक्रवर्ती तूफान। तो पापा जी फोन करते हैं कि हरे पुत्र, हंटू पुत्र। वो बोला, वो व्यक्ति जो दूसरा है वो भी मैं ही था, तो वो अंदर किचन में काम कर रहे थे, चाय वाय बना रहे हैं। तो बोला हाँ जी पापा जी। बोला अरे की हाल है बेटा? बोला पापा जी ठीक है। बोला नहीं नहीं, तेरा नहीं, वो चक्रवर्ती तूफान का की हाल है। तो बोला पापा जी 1 मिनट देखता हूँ। अंदर बेडरूम में आता है, वाइफ मेरी सोई हुई है अंजू। तो बोल रहा सुत्ती पई है पापा जी। तो बोल रहा सुत्ती पई ऐसा। ये उसके लिए तो यही चक्रवर्ती तूफान है। इससे बड़ा क्या आ जाएगा? मतलब ऐसे ऐसे करके ना आइडिया आते रहते हैं, आइडियाज। तो ये जो आपकी ओरिजिनल कॉमेडी है ना, ये पंजाब का जो माहौल है, जिस तरह का परिवेश होता है, क्योंकि मैं उसको समझ पा रही थी, जिस तरह का आप कॉमेडी लिखते हैं वो बहुत स्वाभाविक है हरियाणा पंजाब के लोगों के लिए। मुंबई के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी बात हो सकती है कि कितना क्रिएटिव है, कितना ज्यादा इनका जो है, लेकिन हम लोग जैसे अगर महसूस करें तो वो हमारे नॉर्मल घर की रूटीन की बातें हैं कि हमारे यहाँ होता है पंजाब में कोई मास्क मांग ले रिश्तेदार। हमारे यहाँ ये बहुत नेचुरल है कि तू मास्क नहीं मैनू दिता, मैं मास्क मंगया सी, की मंग लिया सी। तो यहाँ बहुत कुछ ऐसा स्वाभाविक है, बिल्कुल नेचुरल चीजें हैं यहाँ पे। ये आपका एक वायरल हुआ था वीडियो बहुत ज्यादा, मिट्ठू मिठाई वाला, बहुत गजब का वायरल हुआ था। और जी जी हाँ, वो जिसने भी उसको सुना वायरल होगा हुआ वीडियो, उसके बारे में कुछ चर्चा की थी, उसके बारे में मतलब बताइए। कोई ऐसा नहीं, वो वीडियो मैंने बनाया ऐसे, वो भी ऐसे ही था कि वाइफ को बोला, उसमें सिर्फ मैं ही हूँ, और बाकी जो आवाज है वो मेरी वाइफ की आवाज है। तीसरी जो आवाज है होटल वाले की आवाज आती है, वो मेरा एक मित्र है, वो मेरा एडिटर भी है, तो वो परमिंदर कालरा उनका नाम है, तो उनकी आवाज है। तो वो मैंने ऐसे बनाया, वाइफ ने मेरी ने शूट किया और मैंने एक्टिंग की, तो और करके हमने डाल दिया, और वो ऐसा वायरल हुआ। और कहीं पे उस पे जो स्क्रीन पे एक नंबर आता है, तो हमको तो पता नहीं था जिस फोन का शॉट लेना है कि उधर से फोन आया, फोन मेरी वाइफ का था। तो वो नंबर लोगों ने वो करके, रोज के 100 फोन आते हैं अभी भी। और आप यूट्यूब गूगल पे सर्च करो ना, तो मिट्ठू मिठाई वाला लिखो, तो वहां पे मेरे सभी वीडियो खोल जाते हैं। हाँ जी तो जी वो जी, मैंने ऐसा बिल्कुल वायरल हो गया, सर्च किया। मतलब ऑस्ट्रेलिया, कहां से कौन से कंट्री से, सऊदी से, गल्फ से, पाकिस्तान से, और इंडिया से। तो इंडिया से तो मैं हैरान हूं कि जहाँ पे वो है, जिनको हिंदी नहीं आती, तमिल तमिल, वहां पे भी फोन आ रहे हैं। तो वो काफी काफी उसका जो प्यार दर्शकों का मिला उसके लिए, तो लोगों ने बहुत मेरा नाम ही आपको रख लिया मिट्ठू मिठाई का ही, तो ऐसे मिट्ठू फोन मिठाई वाला, कर। आप वो स्क्रिप्ट थोड़ी हाँ, सी बताएंगे ना, कि आपकी सुनाइए दुकान, नवीन जी, स्क्रिप्ट सुनाइए वो थोड़ी सी जो थी। वो उसमें ऐसे मजा तो तभी आता है जब दोनों हो। तो वो ऐसा था कि बंदा बात कर रहा है कि ऐसे चिकन बना रहा है कि प्रीतो को चिकन पसंद है। बोला भाई आज तो ना प्रीतो आ जाएगी, कितने दिन के बाद आ रही है, तो प्रीतो को खूब, प्रीतो की मनपसंद चिकन तो मैंने बना लिया। बोला अब और क्या बनाऊं? बोला हाँ लड्डू बहुत पसंद है प्रीतो को, तो लड्डू मंगवा लेता हूँ। तो वो लड्डू की दुकान पे फोन करता है, तो वहां से लड़की की जो जिससे हम बहुत परेशान हैं कि जो फोन वहां पे बोलते हैं ना, मशीन बोलती है कि मिट्ठू मिठाई वाला की दुकान में आपका स्वागत है ना। तो गुलाब जामुन के लिए 1 दवाएं, रसगुल्ले के लिए 2 दवाएं, रसमलाई के लिए 3 दवाएं, फलाने के लिए 4 दवाएं, लड्डू के लिए 5 दवाएं। वो बोलता है यार लड्डू के लिए 5 दवा देता है। तो देसी घी के लड्डू के लिए 1 दवाएं, डालडा के लिए 2 दवाएं, उठने के घी के लिए 3 दवाएं, ऐसा पता नहीं क्या क्या चीजें आ जाती है। वो बोला यार देसी घी का मंगाना है, फिर दवा देते हैं 1। फिर ऐसे ऐसे चलते रहते हैं। फिर बोलता है कि 20 किलो लड्डू के लिए 1 दवाएं, 10 किलो के लिए 2 दवाएं, तो 2 किलो के लिए 3 दवाएं, उसके 1 किलो के लिए 4। बोला यार 1 किलो चाहिए, क्या करना है? वो गलती से उसको 20 किलो वाला एक नंबर दब जाता है। तो वो बोलता है कि यार अरे यार यार ये तो 20 किलो मैंने क्या करना है, ये गलत दब गया। वो फटाफट काट देता है फोन, और इमीडिएटली उधर से वापस कॉल बैक आता है। तो बोले हेलो, मैं मिट्टी मिठाई वाले से बोल रहा हूँ, आपने फोन किया था, 20 किलो लड्डू का ऑर्डर दिया था। बोला नहीं नहीं सर मैंने नहीं दिया, गलती लगी। बोला नहीं, आपका नंबर आया, आपके नंबर से फोन आया, ऐसे कैसे हो सकता है? आपने नहीं किया तो आपके किसी भाई ने किया होगा। बोला सर हम 5 भाई हैं, बड़े से बात करने के लिए 1 दवाएं, छोटे से बात करने के लिए 2 दवाएं, मजले से बात करने के लिए 3 दवाएं,
उससे बड़े से बात करने के लिए 4 दफे फिर वो काट देता है, उधर से मेरे हंसता है। ऐसा ये है, क्योंकि ये लोगों की टच करता है ना, लोगों की दर्द तकलीफ को, सभी इसके भुक्तभोगी है इस चीज की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो जिस तरह की व्यवस्था बनाई गई है, 1 दबाएं, 2 दबाएं, 3 दबाएं, 4 दबाएं, ये व्यवस्था वाकई बहुत कई बार आपको परेशान कर देती है। और आपने इसका जवाब जो आपने दिया है ना, वो गजब दिया आपने, बहुत कमाल का जवाब दिया है। अपना कोई फेवरेट डायलॉग बताएं, किसी फिल्म में जो काम किया आपने, इतने बड़े बड़े शबाना आजमी और तमाम बड़े लोगों के साथ काम किया, तो कोई ऐसा डायलॉग है जो आपको बहुत पसंद हो, जो आपने बोला हो कभी किसी फिल्म में? मेरा डायलॉग अभी थोड़ा सा, मैं डायलॉग याद करना पड़ेगा मुझे, कौन सा डायलॉग है। ऐसे तो इस पे भी कुछ डायलॉग था, एक पीछे ना अभी मैंने की थी पिछले साल फिल्म सरकार हाजिर हो, तो हाँ उसका डायलॉग मैं थोड़ा सा समय याद करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन एक और घटना मैं आपको यहाँ पे सुनाना चाहूंगा। जी जी घटनाओं का बिल्कुल। वैसे अंत नहीं है। तो ये घटना ना, मैं कैसे कि जब एक गांव देहात से कोई बंदा आता है, मेरा बॉम्बे में बहुत लोग आते हैं जो एक्टर बनने के लिए आते हैं। मेरा तो ये था कि कहीं ना कहीं मैंने एक थिएटर एंड टेलीविजन के एमए की हुई थी, मैं वहां पे मतलब प्रोफेशनल डिग्री लेके आया था। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं जो फिल्में देख के भी आ जाते हैं या कैसे भी करके एक्टर बनना है उनको। तो मैंने एक फिल्म की थी शहीद भगत सिंह, जी तो सनी देओल बॉबी देओल उनकी प्रोडक्शन थी, वहां पे सनी बॉबी दोनों थे। वो फिल्म में ऐश्वर्या राय भी थी। तो वो फिल्म में ना एक सीन था तो वो कि कैसे जो बड़ा स्टार आपके साथ आता है, आप नॉर्मल तो कंफर्टेबल हो, आप एक्टिंग कर लेते हो, लेकिन बड़े स्टार को देख के कैसे होश फाख्ता हो जाते हैं। तो वहीं पे हमारा एक दोस्त आर्टिस्ट था, तो उसको एक उन्होंने कहा कि रोल था कि सीन था कि चंद्रशेखर आजाद जो है, सनी देओल चंद्रशेखर आजाद बने हुए थे। तो चंद्रशेखर आजाद का एक व्यक्ति शहीद हो गया, वो शहीद की बॉडी पड़ी है वहां पे, और वो लड़के को बोलना है कि तुमने जाना है, जाके पहले बॉडी को देखना है, फिर तेरे मुंह से अचानक से निकलेगा वंदे मातरम, ऐसे हाथ जोड़ के बोला वंदे मातरम। और फिर सन्नी जी को तुमने बोलना है कि आजाद साहब, लाला जी ने, लाला लाजपत राय ने ऐसे वहां पे मीटिंग रखी है, इतनी तारीख की मीटिंग है, बहुत इमरजेंसी है, आपको अभी बुलाया है। तो ये डायलॉग उसको बंदे को रटा दिया, और वो बंदा आया, बोले रोल, तो बोले एक्शन, एक्शन पे वो बंदा एंट्री ली उसने। एंट्री लेते ही उसकी नजर पड़ गई सन्नी देओल पे। किसकी? तो सनी सनी देओल देओल पे? को देख के उसके फ्यूज उड़ गए। हाँ, अच्छा। सनी को देख के फ्यूज उड़ गए उसके। और और सन्नी देओल को देख के, उसको लाश को देख के बोलना था, सन्नी को देख के बोला वंदे मातरम। फिर बॉडी को देख के लाश को बोला बोला लाला जी ने बहुत इमरजेंसी मीटिंग रखी है और 27 तारीख की मीटिंग है, आपको अभी अभी जाना है। ये ऐसी ऐसी जो चीजें होती है, वो उसके 27-28 रीटेक वो नहीं हुआ। तो ऐसे ऐसे आपको मैं बताती हूँ हमें कौन कौन देख रहा है। नवीन जी, हमें कमल मोंगा देख रहे हैं बॉम्बे से, मेरे बहुत प्रिय दोस्त हैं, मेरे मित्र हैं, और आपसे भी परिचित हैं शायद, कमल मोगा आप जान। मेरे मेरे स्ट्रगल के टाइम के दोस्त हैं ये, मैं मतलब बहुत पुराने। जी कमल बिल्कुल। मोगा जो और है, आज उनको तो मालूम इन था कि आप बहुत आने सारी, वाले हैं, वो कभी आते नहीं क्या हैं। बात है। कमल जी आज पहली बार आए हैं। आपका स्वागत कमल जी। अरे और थैंक जी बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। और कुणाल सिफर भी जुड़े हैं हमारे साथ, और बहुत शुक्रिया आपका कुणाल सिफर जी, कमल मोंगा जी। चरणजीत चंद्रवाल जी कह रहे हैं, क्योंकि चरणजीत चंद्रवाल जो भाई साहब हैं, ये हमें कहते हैं मैं शरारती हूँ, लेकिन ये सच में ये यहाँ पर आके जब भी कमेंट करते हैं ना, तो ऐसे ही कहते हैं। अब ये कह रहे हैं आपके जो चक्रवर्ती तूफान है वो भी पूरी तूफानी है, आपकी प्रोडक्शन टीम पूरी के पूरी घर पे ही है। बेशक। हाँ सही बात है, घर पे है। जी। और आपको बहुत जी बहुत जी। सपोर्ट उनका मिला है, बहुत बहुत साथ उनका मिला है, अपने तमाम जो आपने जो आपके प्रोजेक्ट्स किए हैं, उनके शायद उनकी सपोर्ट के बिना इतना मुमकिन नहीं हो पाता। मानते हैं आप इस बात को? जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है ना। कमल मोंगा जी बिल्कुल, आपको हेलो कह रहे हैं। उनकी सपोर्ट के बिना क्या कह रहे हैं, वापस बताइएगा, बताइए कमल मोंगा जी हेलो कह फिर रहे से हैं। पढ़ हेलो के, क्योंकि नवीन आवाज जी। थोड़ी कट गई थी। हेलो नवीन जी कह रहे हैं कमल जी। हेलो।
हेलो हेलो कमल जी, कैसे हैं? लॉन्ग टाइम। लॉन्ग सो टाइम। मच। बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे ये जो लॉकडाउन का पीरियड आया है, इसमें आपने बहुत सारे ऐसे प्रयोग किए हैं, बहुत सारे ऐसे आपने जो तजुर्बे आपने किए हैं, मेरे को तो सच में आनंद आ गया। मैं सभी देखने वालों को बताना चाहती हूँ, मैं इतना हंसी हूँ। इनका वो मास्क वाला जो कॉमेडी इन्होंने किया है नवीन जी ने, मैं आपको बताना चाहती जी हूँ जी। कि एक पंजाबी फैमिली में जैसे दूसरे की हर चीज पे अपना आप अख्तियार समझते हैं, आप समझते हैं कि कुछ भी है वो मेरा ही है, भाई का है तो मेरा है। तो वो कह रहे हैं कि मुझे मास्क दे दीजिए अपना। भाई कह रहे कुछ और मांग ले, मास्क नहीं दे सकता। कहते इन्ने की चीज मंगी सी, कपड़े का टोटा सीगा और की सीगा। तो गजब। उनको लगता है ना कि यार पर्सनल तेरा मेरा पर्सनल भी क्या हो सकता है, तू मेरा भाई है, जी तेरा मेरा पर्सनल कैसे हो सकता है? जी मेरी चीज है। बोला तू जान जी। मांग ले, बोला जान क्या देगा तू, लकड़ी का उसका कपड़े का टुकड़ा तो दे नहीं सकता, जान देगा तू। ये बहुत ये मजा आ ये गया था। अच्छा, पंजाबी में बहुत पंजाब में ये सब चीजें बहुत लाइट है, नेचुरल सी बहुत ऐसा चीज। हल्का फुल्का है, बिल्कुल माहौल ही ऐसा है। अच्छा, आपका जो पिंकी वाला कैरेक्टर है उसके बारे में अगर बात ना करेंगे तो बात पूरी नहीं होगी। किस तरह किया आपने पिंकी वाला कैरेक्टर, उसके बारे में बताएं। वो वो मैं ना एक्चुअली एक्सपेरिमेंट्स जो है वो मैं करता रहता हूँ। तो यहाँ पे भी आके मुझे, क्योंकि यहाँ बॉम्बे में भी मुझे ना कई कुछ सीरियल कुछ ऐसे थे जिसमें कि हम कॉमेडी है, तो एक दो शो में मैं वहां पे लड़की भी बना। तो कॉमेडी एक पंजाबी का शो था, उसमें हम डिफरेंट डिफरेंट गेटअप लेके जाते हैं। तो वो मुझे हम्म। बोले यार तू तो लड़की बड़ा सुंदर लड़की लगता है। तो ऐसा ही है। तो फिर मैंने एकदम से आया मुझे जोक से कि यार इसके लिए मेरे को कोई कोई एक लड़की के कैरेक्टर पे जोक फिट बैठता है। मैं उसी टाइम पे हम गए, तो मेरी वाइफ ने मुझको वो एनकरेज किया कि तू ये देख तो सही, करने में क्या हर्ज है। तो हम बिग खरीद के लेके आए पूरा, और मैं पिंकी बना, और मैंने वो पिंकी के ये तभी की बात है जो डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे, वो मैंने बहुत सारे ऐसे जोक बनाए कि पिंकी जो बेचारी है कि कैसे पिंकी अपने 500-500 के नोट जो है भूल गई रख के, है ना। तो बाद में वो बेकार हो गए, तो अच्छा। उसको लेके कैसा उसका होती है वो कॉमेडी की, बहुत सारी चीजें ऐसी मैंने बहुत सारी बनाई थी। और पिंकी काफी हिट हो गया हम्म। कैरेक्टर। लेकिन कुछ एक्टिंग का कुछ ऐसा आया कि किसी ने फिर मुझे को बोला कि अरे यार थोड़ी सी दाढ़ी आप रख लो। तो फिर मैंने थोड़ी सी दाढ़ी बढ़ाई, वो फिर पिंकी थोड़ा सा ठंडा पड़ गया। अभी जो ताया जी वाला है, अभी ताया जी या पिंकी, वो अभी सही है फिलहाल बहुत। एक कोई पड़ेगा। अब बाकी पिंकी को भी थोड़ा रेस्ट करना पड़ेगा। अभी ताया जी जिंदा है तो पिंकी जी को जाना पड़ेगा। पिंकी जी तब आएंगी जब ताया जी का जाने का वक्त होगा। क्या बात है। और आप ताया जी के तौर पे आप बहुत खूबसूरत, आप वो जो आपने एक प्रयास आपके जो चैनल पे यूट्यूब पे मैं देख रही हूँ, और बहुत ही कामयाब आपका यूट्यूब चैनल है, बहुत ज्यादा लोग आपको देखते हैं और बहुत पॉपुलर आपके वीडियोस होते हैं। और मैं सभी यहाँ पे जितने भी लोग देखने वाले हैं, मैं बिल्कुल भाव मंजरी मंच पर नवीन शर्मा जी के यूट्यूब चैनल का लिंक पोस्ट करूंगी। आपको आनंद आ जाएगा। जब कभी आप फील करें कि अपने आप से हम परेशान हो गए हैं, तो बहुत लाइट कॉमेडी होती है, आप लोग जरूर देखिएगा, मैं पोस्ट करूंगी। आप बताएं यूट्यूब चैनल का ख्याल कैसे आया और यूट्यूब चैनल इतना लोकप्रिय आपका हो गया, उसके बारे में बात कीजिए। ये मैं यूट्यूब चैनल का ख्याल ऐसे आया, ख्याल के यूट्यूब पे ऐसे एज शौकिया तो मैंने जो कैसे बनाने शुरू कर देते, ऐसे अपलोड कैसे होता है वो डाल के फिर हम बोलते चलो ठीक है। जब कुछ जैसे कहते हैं ना कि अपनी एक भड़ास निकालनी, कि यूट्यूब हाँ पे कुछ फिल्म बना के डाल दी। फिर जी। मुझको कहीं ना कहीं से ऐसा लगा कि यार पता चला कि यूट्यूब पे पैसे भी मिलते हैं। अच्छा। फिर एक एक समय ऐसा आया कि खराब दौर आया कि मेरा एक बहुत बड़ा काम था जो मुझे मिलना था। मेरी एक एड फिल्म थी, उसकी शूटिंग से 2 दिन पहले ही मेरे फिर से बॉम्बे में एक्सीडेंट हो गया और मेरा पैर टूट गया। ओ। तो वो एक बड़ी एनकरेजमेंट की तब की वीडियोस भी फेसबुक पे मैंने डाली हुई है, कैसे वो बैसाखी के ऊपर चल रहा है। तो वो मैं घर पे, और वाइफ मेरी अंजू जो है जॉब पे जाती थी, वो तभी गेट पंजाबी में वो प्रोग्राम ही हेड थी। तो मैं हम्म। अकेला सब कुछ मैनेज मैनेज हम्म। करता था, आराम लाके चली जाती थी। फिर पैर टूट, प्लास्टर लगे हुए। तभी फिर यूट्यूब पे ज्यादा काम किया। मैंने कहा यार ऐसा कभी स्थिति आ जाए जिंदगी में, कोई ऐसी चीज हो। और फिर हम जी लोग का यह है कि हम लोग ना तमन्ना जी। ऐसी है कि यार कोई कुछ ऐसा हो
कि हम घूमे फिरे और फिर साथ में जो ऐसा काम भी करे, साथ में पैसे के लिए काम भी तो चाहिए। यूट्यूब बेस्ट चीज है ऐसे के लिए कि आपको एक लैपटॉप, एक कैमरा चाहिए, टैलेंट आप में है, आपको एडिटिंग, आपको ये सब चीजें आनी चाहिए, तो आप कर सकते हो। तो मैंने फिर यूट्यूब चैनल के ऊपर मेहनत करनी शुरू कर दी। अब मुझे टेक्निकल चीजें बिल्कुल भी नहीं आती थी, मैं बैठा रहता सोफे पे, दिन रात लगा रहता कि फोटोशॉप कैसे होती है, एडिटिंग कैसे होती है, वो कैसे होती है, मैं ऐसे ही करता रहता। और वाइफ मेरी ने तभी, कुछ पत्नी है की भूमिका में भी कभी कभी आ जाती है, वो कह रही तू पागल हो जाएगा ऐसे बैठा बैठा, बोला कुछ नहीं यूट्यूब से पैसे मिलने, उसने तभी ऐसा भी मुझे बोला। तो वो आज भी वो कहती है कि यार तेरा वो पेशेंस एंड परसिवियरेंस थी तेरी, तो जो तूने इसको खड़ा किया शुरू में, है ना। फिर वाइफ भी बाद में उसने बहुत सपोर्ट किया, उसमें खुद एज एन एक्टर भी साथ में आई, और कई बार लाइव वीडियो में वाइफ मुझसे भी ज्यादा जो है अभी कह सकते हैं पॉपुलर है लोगों में, उसकी फैन फॉलोइंग अलग है। तो फिर मैंने यूट्यूब पे, जब जिस दिन यूट्यूब फिर मैं बनाता रहा, कोई देखे ना तो 50 लोग देख ले वीडियो, 100 लोग देख ले, तो मैं कहा यार मुझे आई विल विन, मुझे इससे पैसे मिलते हैं तो मैं लेके दिखाऊंगा। तो मैंने और डिटर्मिनेशन ले ली। फिर एक दिन एक वीडियो चली और मैं हैरान रह गया कि मैं वीडियो देखी, मैं चेक किया तो वो वीडियो शाम तक 10,000 लोगों ने देख ली। मैं रात को 12 बजे उठा तो वो 30,000 लोगों ने देख ली। सुबह मैं उठा तो 1.5 लाख लोगों ने देख ली वीडियो। मैं मतलब आप सोच के देखो, जिसको 50-100 लोग देखते थे, वो सुबह उसकी मानसिक दशा क्या होगी। तो मैं आई वाज सो हैप्पी। फिर मैंने उसको भाई सब्सक्राइबर बढ़ गए, ऐसा बढ़ गया अचानक से, है ना। फिर उसके बाद जो है मुझे एक होप आई कि हाँ यार, यस मैंने कर दिखाया। तो फिर हमने लगे, फिर बिग बॉस की रिव्यूज करने शुरू किए। फिर काफी सारे अभी यूट्यूब के 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर है, तो वीडियोस चलती हैं काफी ठीक ठाक जो है। और यूट्यूब तो का आप बेस्ट अपने है, मैं लोगों को टारगेट में एनकरेज भी करूंगा कामयाब हुए, कि आप अपने पैसे कमाने जी के जी जी टारगेट में कामयाब हुए। काम बिल्कुल कामयाब हुआ। और ये एक ऐसा है, मैं आपको बताऊं कि हमारी जो इंडस्ट्री है ना, उसमें पैसे का थोड़ा सा ऊपर नीचे ऐसे हो जाता है कि अनसर्टेन पेमेंट है। जो है 90 डेज के बाद मिलनी है, और कभी बार 90 के बाद भी नहीं मिलती, कई बार 6 महीने भी हो जाते हैं। कोई प्रोड्यूसर ऐसा हो जाता है, लट के पैसे नहीं, अपने ही पैसे के लिए आप फोन कर रहे हो। हाँ, तो यहाँ पे यूट्यूब एक फिक्स डेट को आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देता है, आपको किसी से मांगनी है। वो ये बहुत ही खूबसूरत बात है यूट्यूब की, कि वो आपके अकाउंट में आपने जितना काम किए, जितने आपके पैसे हैं, वो आपको उस दिन मिल जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं इसके लिए काफी जो है अपने फैंस का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि फैंस हैं, उनकी वजह से हम है, अगर वो नहीं देखेंगे वीडियो तो जी किसके लिए बनाएंगे। तो वो देखते हैं, मैं पसंद करते हैं नमन और करती तारीफ हूँ। करते हैं। मैं आपकी सिर्फ तारीफ नहीं कर रही हूँ नवीन जी, आप सच में एक जमीन से जुड़े हुए कलाकार हैं, और बहुत ही बेबाकी से, बिना किसी लाग लपेट के, बहुत ही सादगी से आपने अपने बारे में सारी तमाम जानकारी जो देख सुन रहे हैं यहाँ पर, और आप देखिएगा कि किस तरह से वो आपको मोटिवेट कर रहे हैं नवीन जी, और किस तरह से आपको गाइड कर रहे हैं, इसकी कोई मिसाल नहीं है नवीन जी। बहुत लोग हमारे पेज पर, जिनका बहुत एक मारूफ, जो पढ़े लिखे और बहुत ही काबिल पर्सनालिटीज हैं, तमाम शख्सियतें, लेकिन आप जैसी सादा शख्सियत और आप जैसे खूबसूरत दिल के इंसान से आज हम पहली बार हम रूबरू हो रहे हैं। और मैं तहे दिल से मैं रश्मि शर्मा दीदी को बहुत बहुत थैंक यू कहूंगी कि उन्होंने मिलवाया आपसे हमें, और मेरे पास शब्द नहीं है। आज मुझे इतना अच्छा लग रहा है, दिल से अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। अच्छा, कुणाल सिफर जी कह रहे हैं कि हलवाई वाले से डायलॉग सुना दीजिए। डायलॉग का आपके पास एक डिमांड आया है। हलवाई वाला तो सुनाया ना अभी डायलॉग, मिट्टू अच्छा, आपने मिठाई सुना नहीं वाला। कुणाल, फिर आप चले गए थे शायद। उन्होंने मिस कर हाँ दिया वो शायद। सुनाया। मैं आपको यूट्यूब का एक पहला वीडियो है ना, जो मैंने पहला वीडियो बनाया था, वो आपको सुना देता हूँ, जी है ना। कि वो कुछ सुनाए ऐसा ना। था, वो इसलिए क्योंकि मेरी भी, हम लोग ना पंजाब में एक ऐसे जो है जगह से बिलोंग करने के,
वहां पे इंग्लिश बोलने की, आप कितना भी पढ़े लिखे हो, लेकिन आपकी इंग्लिश स्पीकिंग जो उस टाइम के लोग हैं वो थोड़ी सी कमजोर पड़ जाती थी। अंग्रेजी में हाथ तंग रहता था, क्योंकि अगर अंग्रेजी आप बोलते थे तो लोग कहते थे अंग्रेज तो बड़ी मुश्किल से भगाया है, तू चुप कर, तो वो बोलने नहीं देते थे। तो उस हिसाब से मेरा अंग्रेजी में हाथ बहुत तंग हो गया था। तो वो फिर मैं वैसा ही एक जो है, मैं अचानक से घबरा गया, आपकी फोटो गायब हो गई थी। नहीं, मैं गायब मैंने खुद को किया था तो थोड़ा मैंने सा देर के लिए। जी। अच्छा ठीक है। जी। तो मैं फिर जो पहला जो है ना कि ऐसा वो बनाया कि देहात के रहने वाले एक व्यक्ति को, एक छज्जू राम को अमेरिका की माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में उसने नौकरी के लिए अप्लाई किया। तो वहां से उसको जो जवाब आता है वो जवाब अंग्रेजी में आता है। वो जवाब ये था कि डियर छज्जू राम, you do not meet our requirements, please do not send any further correspondence, no phone call shall be entertained, thanks। तो ये जवाब छज्जू राम जी को आया। तो वो छज्जू राम ने उसको कैसे पढ़ा, वो सेलिब्रेट कर रहा है, वो दोस्तों को बता रहा है कि ओ भैया अमेरिका में नौकरी मिल गई है। बोला खुद अमेरिका में से लेटर, अंग्रेजी में हम पढ़ के सुनाता हूं तुमको। बोला डियर छज्जू राम, प्यारे छज्जू भैया, यू डोंट मीट, आप तो मिलते ही नहीं हो और रिक्वायरमेंट्स, हमारी तो जरूरत है भाई, प्लीज डू नॉट सेंड एनी फर्दर कॉरस्पॉन्डेंस। अब चिट्ठी विट्ठी लिखने मत बैठ जाना, नो फोन कॉल, फोन भी घुमाने की जरूरत नहीं है, सीधा आ जाओ, शैल बी एंटरटेन, बहुत स्वागत किया जाएगा, थैंक यू, धन्यवाद। तो इस तरीके से ये जो चीज है ना, ये मैंने बहुत शानदार, बहुत शानदार। ऐसा है ना, तो ऐसे आइडिया दिन के मेरे को पास 5-10 आइडियाज आ जाते हैं। लेकिन वही है कि फिर कई बार रात को भी कि चल जा रहा है शूट करते हैं, बाइक भी कई बार तंग भी हो जाती है कि नहीं कल करते हैं ना ऐसा। हाँ। बहुत कमाल, बहुत कमाल, और बहुत ही खुश दिल तबीयत है आप। अब समय का आपके साथ तो हमें पता चलने वाला है नहीं, वैसे समय का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन के अंदर लोगों के पास कोई काम के लिए मदद नहीं है, तो खाना भी खुद बनाना होता है, और सब लोग जो है हमसे चिपके बैठे हैं, क्योंकि आपको सुनना इतना अच्छा लग रहा है। अच्छा, हम कुछ एक छोटे-छोटे फटाफट क्वेश्चन पूछते हैं कुछ एक आपसे। अपने खाली समय में क्या करते हैं? आप तो सोचते ही हैं मेरे ख्याल से, क्या करते हैं आप खाली समय में? नहीं सोचता भी हूँ, मैं वेब सीरीज देख लेता हूँ, तो फिल्म देख लेता हूँ, ऐसा भी करता हूँ। और मैं किताबें पढ़ता हूँ, स्टडी भी करता हूँ कि हाउ टू स्प्रेड हैप्पीनेस, तो वो किताबें भी पढ़ता हूँ मैं खाली बैठ के। मैं सोचता नहीं हूँ, मुझे अपने आप आ जाते हैं जबरदस्ती थॉट्स। कुछ भी देख के मुझे अचानक से मेरे मुंह पे स्माइल आई, तो वाइफ समझ जाती है कि इसको कुछ आया है। तो वो भी मेरी बहुत बड़ी प्रेरणा है। नहीं, ये कमाल की बात है, जो आपकी प्रेरणा है, जो आपको एक विरासत में मिला, और जो आपके अंदर एक खूबी है कि आप किसी भी चीज को बहुत ही खूबसूरत तरीके से उसको हंसी में ढाल कर, क्योंकि आज के समय में हंसना जरूरत है, लोगों को खुद से हंसी नहीं आती है, और आप इतना कमाल का काम कर रहे हैं। मैं फिर से एक बार सबसे कहूंगी कि मैं इनका जो YouTube चैनल है मैं वो सब्सक्राइब भी कर चुकी हूँ, और मुझे वो इतना खूब लग रहा है कि मैं आपको क्या बताऊं। अच्छा ठीक है, आपने बहुत सारे काम किए हैं। जो उपासना सिंह के साथ आपने एक कैरेक्टर किया था, उनके असिस्टेंट वाला, वो क्या था? रिश्ते कराने वाला। जी वो काफी पुरानी बात हो गई। तो वो सीरियल था, दूरदर्शन पे आता था। तो उसमें एक मैरिज ब्यूरो होता है हमारा एक, है ना, उपासना सिंह सेक्रेटरी, उपासना सिंह का मैं सेक्रेटरी होता हूँ, वो मालिक होती है। तो वो कुछ ना कुछ हम जो शादियां कराने की कोशिश करते हैं हम कैसे कैसे तरीके से, और फिर एंड में वो फ्लॉप हो जाते हैं हम। तो हर बार कुछ ऐसी सीरीज थी वो काफी जी। बहुत पसंद की जाने वाली अभिनेत्री है उपासना सिंह भी। बहुत लोग उनको पसंद करते हैं, उनकी अदायगी के लिए, उनके अभिनय के लिए उन्हें पसंद किया जाता है। अभी कुणाल सिफर जी बोल रहे हैं कि आप कोई ऐसा राज बताइए जो आपने किसी को ना बताया, आज सीधे फेसबुक पे बता दीजिए।
आज आप यहाँ बता के मरवाओगे क्या? देखो, ये देखो, बताएं। तो जो अब किसी आपके दामाद जी का जो किसी को ना बताया हो, बताइए। सुननी पड़ेगी। मैं नहीं, देखो, मैं तो खुली किताब हूँ, ऐसा कोई राज है ही नहीं। क्या बात। अच्छा, मैं बताता हूँ, एक ज्यादा लंबा नहीं है जी। तो राज नहीं है वो, अभी को तो पता ही चल गया, एक घटना है छोटी सी। वैसे वही बात है, समय बहुत कम है, लेकिन मैं जल्दी जल्दी से बताता हूँ कि मेरे ना कॉलेज टाइम में, कॉलेज में ना हम 4 दोस्त थे। तो वो मेरा मेरा ये था कि मैं किसी को ना काम के लिए जवाब नहीं दे पाता था। अंदर से मुझे आके यार मुझसे करवाते रहते हैं, मुझे थोड़ा पंप करते कि यार तू कर सकता है, ये हमसे तो होगा नहीं, तू ये कर सकता है, और मैं आ जाता और मैं लीडर बन के आगे निकल जाता कि हाँ ठीक है मैं करता हूँ। हाँ, ऐसे ही हमको ना तभी एक जॉब के लिए अप्लाई कर, किसी ने हमको बोल दिया कि पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट में नौकरी है, तो वो जॉब के लिए मतलब जो है अप्लाई करना है। वो सभी ने फॉर्म भरे, चारों के चारों ने एप्लीकेशन लिख के दी। अब चंडीगढ़ कौन जाएगा? नवीन, ठीक है जी। अच्छा। पैसे हम मेरे को इकट्ठे करके दी, कॉलेज तब दे दिए कि तू चंडीगढ़ जाके ये सेक्रेटरीट में फॉर्म सबमिट करके आ रहे हैं हमारे चारों के। मैं ठीक है जी। मैं अंदर से बड़ा दुखी कि यार मुझे ही भेज दिया। फिर मैं चला गया, अभी चलो चला जाता हूँ। लेकिन सेक्रेटरीट में जब मैं गया, मैं लाइन इतनी लंबी लगी हुई लाइन में मैं खड़ा, तो तब वहां पे मेरे इतने इस लेवल का पेशेंस नहीं होता था। मैं थोड़ी सी देर बाद मैं लाइन से निकल गया, मैं कहा मेरे को नहीं फॉर्म देने अंदर, मैं नहीं जमा करता, मैं इतनी लाइन में पूरा दिन कौन लगे। मैंने जी बस पकड़ी और वापस आ गया। वापस थोड़ा सा आगे मैं सोचता हूँ, लेकिन मैं क्या उनको जवाब क्या दूंगा, उनको क्या कहूंगा कि मैंने क्यों नहीं फॉर्म सबमिट किए। फिर मैंने साथ में ना जीरकपुर के पास में मैं उतर गया। फिर मैं सोचा अब क्या करूं। फिर मैं सोचा मेरे वहां पे कजन एक एयरपोर्ट पे रहते थे, चलो उनके पास नाइट स्टे करके कल जाऊंगा। जाता जाता मैंने डिसाइड किया, मैंने वो फाड़ के ना फॉर्म चारों वहां फेंक दिए, ये हाँ। फेंक दिए। और मैंने आके उनको बोल कि मैं जमा कराया फॉर्म, है ना। अब वो इंटरव्यू के लिए वेट कर रहे। मैंने सोचा कि इंटरव्यू अब पूछने थोड़ा जाएंगे कि इंटरव्यू क्यों नहीं आया, है ना। तो हम सब पहले वेट कर रहे हैं। बोले यार इंटरव्यू अभी तक आया ही नहीं। मैं क्या आ जाएगा, सबर करो, ऐसा थोड़ा है। तो एक सामने से डाकिया आया, पोस्टमैन, और उसने ऐसे कोई पोस्ट दी। तो वो जो मैंने फाड़ के फेंके थे, किसी ईमानदार, किसी कंपैशनेट व्यक्ति के हाथ लगे। उसने वो पढ़ के उस पर एड्रेस ढूंढा और एड्रेस लेके उसने रीपोस्ट कर दिए। वो फटे हालात में वापस घर पे हम चारों बैठे और मेरे सामने बोल हे मेरा प्रभु, रंग उड़ हे प्रभु, इतना बड़ा ब्लंडर देखिए। मुझे ऐसे लुत्फ ऐसी ऐसी चीजें है ये हो, और किसी को नहीं पता, ये हम चारों को बताया। तो ये आज मैं ये इतनी पब्लिक के सामने ये कन्फेस कर रहा हूँ कि ऐसा, क्या तब मेरी बात। क्या हाल मेरे हुए होंगे, आप अंदाजा लगाइए। मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि हमने बहुत सारे सवाल जवाब कर लिए। आप बुद्धिज्म प्रैक्टिस करते हैं, और जिस तरह की आपने तमाम बातें जी जी कही हैं, मैं एक सीरियस नोट पे कहती हूँ कि जिस तरह का माहौल है, अवसाद का माहौल है, जिस तरह का डिप्रेसिंग फेस चल रहा है कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से, तो ऐसी में आपने जो जिस तरह से आप करते हैं, बुद्धिज्म करते हैं या कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, उससे आपके मन को बहुत स्थिरता मिलती है। आप बताएं, आपका क्या विश्वास है, किस तरह अपने आप को जोड़ के देखते हैं, क्या परिवर्तन आया आपके अंदर जब से आपने स्पिरिचुअलिटी और अध्यात्म की जो है राह पकड़ी है? मुझे ना सबसे जो बड़ा परिवर्तन है, तो इसमें बुद्धिज्म में कहते हैं कि माई ओन ह्यूमन रेवोल्यूशन, ये सबसे पहले तुमको बदलना है खुद को। जी। कि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग प्रॉब्लम आती है, हम सबसे पहले दूसरों को दोषी ठहराते हैं कि मेरा ये काम उसके वजह से हो गया। बुद्धिज्म करने के बाद सबसे पहली जो बात है, मेरे अंदर जो हमारे बीच में कहीं ना कहीं वो फंडामेंटल डार्कनेस होती है, जेलसी, वो सब चीजें सब गायब होगी। और हमारे कितनी भी कठिन समय आ जाए, तो मुझे लगता है कि आई विल चेंज दिस। मेरी लाइफ कंडीशन हाई होगी तो मैं कोई भी चीज को मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, और प्रॉब्लम जो है अपने आप छोटी हो जाती है अगर आपकी लाइफ कंडीशन अप हो तो। जी। तो ये कोरोना में भी आप हंस सकते हो, आपको डेफिनेटली लोगों की तकलीफें देख के आपको तकलीफ होती है, लेकिन आप ऐसा नहीं कि उसमें भी डिप्रेस होके मर जाओगे। आपके अंदर इतनी ज्यादा पावर है, वो सभी के अंदर सेम पावर है। तो वो जी। अगर हम स्पिरिचुअल उससे किसी प्रैक्टिस से जुड़ते हैं,
तो वो चीज हमको खुद पे बिलीव करना जो सिखाती है कहीं ना कहीं कि यू कैन चेंज द सिचुएशन। ये जैसे कहीं है ना, जैसे वो गाना है ना कि रात भर का है मेहमा अंधेरा, किसकी रोके रुका है सवेरा। ये प्रकृति का नियम है ना कि सूर्य अस्त होगा तो अगले दिन चढ़ेगा भी, तो क्या बात, सूर्य अस्त होगा तो अगले दिन चढ़ेगा भी तो ना। तो मौसम बदलते हैं, सब चीजें बदलती हैं, प्रॉब्लम आती है, परमानेंट नथिंग इज परमानेंट, कुछ भी परमानेंट नहीं है। ये हालात भी, कोरोना के हालात भी परमानेंट नहीं है, ये बहुत जल्दी चले जाएंगे। सिर्फ हमको डट के और समझदारी से मुकाबला करना है। और साथ में समझदारी से मैं ये भी कहता हूं कि अभी जब जैसे अभी थोड़ा सा कि कोरोना जो है अभी ग्रीन जोन में आ जाता है, हम खुश हो जाते हैं कि मेरा तो ग्रीन जोन बन गया, चलो पार्टी करते हैं। ऐसा नहीं है। ग्रीन जोन गवर्नमेंट ने कहा है, कोरोना ने नहीं कहा कि ग्रीन जोन बन गया है, ये उसने अभी डिसाइड नहीं किया, कोरोना ने नहीं कहा। इसलिए उस आपको बहुत समझदारी से रहना है और अपने आप को अपने खुद पे बिलीव करके ना अपनी लाइफ कंडीशन को डाउन नहीं होने देना। ये जो सबसे बड़ी चीज है, शांति से प्यार से जब हर चीज का हल हो जाता है जिंदगी में। जी, ये तो बहुत खूबसूरत बात है, क्योंकि हम जीवन में अपनी फिजिकल फिटनेस के लिए काम करते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन अपने आप को मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए हम कोशिश नहीं करते। तो अध्यात्म वो रास्ता है जो आपको मानसिक रूप से स्वस्थ करता है। आप कोई भी प्रैक्टिस कीजिए, बुद्धिज्म कीजिए, किसी भी रिलीजन में आप विश्वास रखते हो, किसी भी तरह की आप प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन आपको अपना मानसिक स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप कुछ ना कुछ जरूर करें। बहुत खूबसूरत आपके ख्याल हैं, और इस तरह से हम बाकी सबके लिए भी दुआएं करते हैं कि हर कोई इंसान जो है, हर कोई अपने घर में खुशी से रहे और हमारे मन से सारी तमाम नकारात्मक भावनाएं जो हैं वो छंट जाती हैं कहीं अध्यात्म को फॉलो करने से। जी, मुझे आज तहे दिल से बहुत खुशी हो रही है कि मैंने आपके साथ साक्षात्कार किया। और आखिरी सवाल ये होगा मेरा आपसे, बहुत संघर्ष आपने किया अपने जीवन में और अपनी एक जगह बनाई, एक आपने अपनी एक पोजीशन बनाई। तो आप जो नवोदित लोग हैं, जो पंजाब से या हरियाणा से ख्वाब देखते हैं कि मुंबई जाकर बस जाएं या किसी तरह से हम कामयाब हो जाएं, उनके लिए क्या आपका संदेश, कैसे उनको करना चाहिए, सही रास्ता क्या है? सही नहीं, खूबसूरत तो पंजाब भी जो है जहाँ पे वो कोई रहता है ना, वो जगह ही खूबसूरत होती है। खूबसूरती मुझे लगता है किसी जगह में नहीं थी, खूबसूरती हमारे अंदर होती है। तो कोई भी लैंड जो है वो बिल्कुल खराब नहीं होती है। और हाँ, आपका काम अगर है तो अभी तो पंजाब में भी, क्योंकि आर्टिस्टों के लिए हमारे टाइम पे तो काम नहीं था, अभी तो पंजाब में भी मुझे लगता है उनको बॉम्बे आने की कोई ज्यादा जरूरत इतनी है नहीं, क्योंकि पंजाब में भी बहुत ज्यादा काम है। बाकी बॉम्बे समुंदर है, अगर आप वहां पे आना भी है, लेकिन ये है कि यहाँ पे इतना आसान नहीं है, स्ट्रगल संघर्ष तो बहुत लग जाता है। और आजकल तो वो मतलब बॉलीवुड को इतना ज्यादा बदनाम किया हुआ है, हो भी रहा है, बहुत सारी चीजें उठ रही है ना। तो सोशल मीडिया पे भी, उस पे भी, तो मुझे उसके बारे में भी मुझे थोड़ा सा ये है कि हेट स्प्रेड मत कीजिए कहीं पे भी, कहीं पे भी। किसी को आपके किसी के खिलाफ भी आपको करना, प्यार से चीजों को रिएक्ट कीजिए। तो अभद्र भाषा का कभी प्रयोग मत कीजिए किसी के लिए भी, क्योंकि वो हम किसी को गाली देते हैं, वो गाली मेरे अंदर, मेरी बॉडी के अंदर सबसे पहले जो है नफरत के कीटाणु वो चीजें फैलाएगी। दूसरे का नुकसान बाद में होगा, पहले मेरा होगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा दोस्तों। बहुत ही खूबसूरत ख्याल और बहुत ही खुशदिल शख्सियत और बहुत ही सरल और सहज शख्सियत से आज हमारा साक्षात्कार हुआ, और बहुत ही कमाल का आज का अनुभव रहा। और तमाम जैसे हम वो ऊर्जा जो आपकी पॉजिटिविटी है, जो सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर है, वो हम महसूस कर पा रहे हैं। दूर बैठे लोग, तमाम जो आपको देख रहे लोग हैं, वो आपकी सकारात्मकता से जुड़े हैं, आपकी सरल हृदयता से जुड़े हैं। आप बहुत ही खूबसूरत शख्सियत हैं, खूबसूरत इंसान हैं। और इसी तरह से आप भावमंजरी मंच के साथ तो जुड़े ही हैं, और कभी जिस तरह से आपके जो संदेश हैं, अगर आप वीडियो फॉर्म में जिस तरह का आप अध्यात्म करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, अपने विचार लोगों से शेयर करना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। आप कभी भी कुछ हमें कोई संदेश देना चाहेंगे
तो हम बहुत खुशी से उसे हम इस मंच पर शेयर करना चाहेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आपको और Thank बहुत बहुत शुक्रिया नवीन जी हमसे जुड़ने के लिए।